चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान, है ना। इस चैप्टर के ऊपर एक क्लास हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका हमेशा सम्मान होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं 2 ही लाइन बोलूंगा। एक तो इसका हिंदी दैट इज भारत का संविधान, और दूसरा इट्स द मदर ऑफ ऑल लॉज। भारत के अंदर जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, चाहे वो एक्ट हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, ऑर्डिनेंस हो, नोटिफिकेशन हो, सबका ओरिजिन कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, उनका भी ओरिजिन कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। तो हम कहते हैं इस देश में पत्ता भी हिलता है तो कहां से हिल रहा है एग्जैक्टली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। मतलब पूरा का पूरा ये भारत देश एक डॉक्यूमेंट के ऊपर टिका हुआ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस जिसके ऊपर हमारा देश पूरा बना हुआ है, पूरा देश टिका हुआ है कि नहीं? चलो बताओ जल्दी से, कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर 2 अट्रैक्शन क्या हैं? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे यहाँ का गवर्नमेंट कैसा होगा, वो हम पढ़ चुके हैं। जिसमें जब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो वो हम काफी अच्छा पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सब पढ़ चुके हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है दैट इज फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपको याद हो तो हम फंडामेंटल राइट हमें आज करना है ना। बाकी फंडामेंटल राइट का बेस मैं करवा चुका हूं, आपको याद होगा। जल्दी बताइए फंडामेंटल राइट्स कहां दिए गए हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 से 32 माइनस 31। क्योंकि जो 31 नाम का था फंडामेंटल राइट वो डिलीट हो गया, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वो डिलीट हो गया। तो 14 से 32 माइनस 31, बताओ तो कितने आर्टिकल हुए? पिछली क्लास में गिनवाया था 18। तो इसका मतलब सब मिला के 18 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिखे गए हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स हैं और वो सबको मिलते हैं, अमीर, गरीब, लंबा, छोटा, मोटा, है ना, काला, गोरा, हर तरीके इंसान आप हैं तो आपको वो मिलेगा, है ना। तो ये इस मतलब इन राइट्स को लेने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, न किसी स्पेसिफिक रिलीजन के आप होने चाहिए, नहीं किसी स्पेसिफिक कास्ट के होने चाहिए, न ही किसी स्पेसिफिक जगह के होने चाहिए। आप भारत के जमीन पे हैं, भारतीय हैं, इवन फॉरेनर भी हैं, और अगर आप भारत के जमीन पे हैं तो भी कुछ फंडामेंटल राइट्स तो फॉरेनर को भी मिल जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये आपको अगर भारतीय हैं, भारत के जमीन पे हैं, भारत में पैदा हुए हैं, जन्म के साथ ही ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाते हैं और ये राइट्स आपसे कभी छीने नहीं जाएंगे, है ना। तो आर्टिकल 14 से 32 कितने कैटेगरी में बांटा जाता है? 6। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, और 31 तो डिलीट है, 31 तो डिलीट है ना। तो सीधा क्या हो गया? 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी हम यही करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करें फिर। चलो बताओ कहां से शुरू करना? आर्टिकल 14 से शुरू करना है तो नॉर्मल सी बात है, आर्टिकल नंबर 14 से शुरू करें। चलो आर्टिकल नंबर 14 को क्या कहते हैं? राइट टू इक्वालिटी, है ना। चलो एक बार बोलो फिर से। इसके अंदर कितने फंडामेंटल राइट जोड़ दिए हैं? 1 2 3 4 5, 14 से 18 है ना। 14 से 18 कितने हो गए? 5। शुरू करें एक एक करके पढ़ना, बोलो। तो राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 बड़ा सिंपल सिंपल सा बात कहता है, आप यहां से यहां तक पढ़िए। इसके अंदर आपको 2 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 लिखा। अब बोलोगे सर ये दोनों सुनने में तो एक जैसा ही लगता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सुनिए पहले, इसमें से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। सबसे पहले पिछली क्लास में बता दिया था सारे फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ इन्फोर्सिएबल हैं? स्टेट। स्टेट का मतलब सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग।
जैसे आईसीएसआई हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वो भी स्टेट है, क्योंकि वो सरकार से जुड़ा हुआ है ना। तो सरकार या सरकार से जुड़े हुए संस्थाओं को क्या कहते हैं हम? स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। स्टेट का मतलब सरकार। तो स्टेट के खिलाफ ही सारे के सारे फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल होते हैं। इसका मतलब सारे फंडामेंटल राइट देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर है। तो सुनो, दो चीजें, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा, देखो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। पर्सन का मतलब यहां पे इंडियन सिटीजन भी है और फॉरेनर भी है। अरे पर्सन लिखा तो सब हो गया ना। तो क्या ये फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन है या सबके लिए है? सबके लिए, चूंकि यहां वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ? पर्सन। पर्सन में तो इंडियन सिटीजन भी होगा और फॉरेनर भी होगा। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, आईसी का मतलब इंडियन सिटीजन और एफ का मतलब फॉरेनर। फॉरेनर पे कब लगेगा? जब वो भारत की जमीन पे होंगे। अब फॉरेनर को फॉरेन में जाकर थोड़ी लगा देंगे यार। कोई जापानीज है और वो अपने चिंगचंग गली में घूम रहा है, तो चिंगचंग गली में घुस के फंडामेंटल राइट दे दूंगा? क्योंकि जापानीज अगर इंडिया में आएगा तब, तो वही वाली बात है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो टू एनी पर्सन, इससे पता चल गया कि ये फंडामेंटल राइट सबके लिए। अगर आप भारत की जमीन पे हैं तो चाहे आप इंडियन सिटीजन हो या ना हो। क्या देगा भाई? तो स्टेट क्या नहीं करेगा? इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना। देखो लिख दिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर जाके थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। लगा दोगे बांग्लादेश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या बोलेगा? मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया तक ही चलेगा ना, है ना। चलिए अब सुनिए, इस दोनों में क्या मतलब? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, लिखो नेगेटिव। इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसे नेगेटिव स्टेटमेंट है? सोचो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कहना है कि यहां देखो सबसे वर्ड क्या लिखो? एब्सेंस। तो एब्सेंस का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो कैसा हुआ? डूज हुआ कि डोंट हुआ? डोंट। अरे डोंट्स हुआ ना, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए भाई? तो किसी को भी लॉ के सामने आप स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। मतलब ऐसे अमीर है तो अमीर के लिए अलग लॉ, गरीब है तो गरीब के लिए अलग लॉ, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बताइए यहां आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया या नेगेटिव? नेगेटिव, कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा। कानून के सामने सारे लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो डोंट्स हुआ ना, डूज थोड़ी हुआ है। अच्छा दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये डूज है। डूज का मतलब कैसा स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू बी सिक्योर टू ऑल पर्सन। तो देखो दो लाइन बोला, आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, और दूसरे में क्या बोला? सबको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। समझ में आ गया? दोनों का मतलब निकलता एक ही है, पर बोलने का तरीका अलग अलग है। जब हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इट मीन्स आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। जब हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आप देंगे। तो एक डोंट का स्टेटमेंट है और एक डूज का स्टेटमेंट है। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने बता ही दिया था कि आर्टिकल 14 सब पे लगता है। अरे बोलो, अब सबका मतलब तो ऑल पर्सन का मतलब, देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं ना, है ना। इंडियन सिटीजन भी और फॉरेनर भी, है ना। इसके बाद इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट, तो पूरा लिखना पड़ेगा, बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। इंडिविजुअल, दिल्ली में पढ़ा रहा हूं ना, चक्कर ये है। और कोई स्टेट होता तो चलता, यहाँ के लोग तो सुबह उठते ही, इसलिए मैंने बॉडी कॉर्पोरेट का भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखता हूँ। तो पर्सन का मतलब सारे, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, और बोलो चाहे वो इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो जो कंपनीज हैं क्या उनको भी आर्टिकल 14 मिलेगा? यस। तो आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू ऑल, लिख तो रहा है टू ऑल पर्सन, टू ऑल पर्सन। पर्सन का मतलब तो नेचुरल पर्सन भी है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है ना। तो इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। याद रहेगा? चलिए आगे चलते हैं। देखो आगे लिख ही दिया, एक कॉर्पोरेशन जो कि एक जुरिस्टिक पर्सन है, जुरिस्टिक का मतलब लॉ के नजर में पर्सन है, उसको भी ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे।
ठीक है, एकदम शांत, सुनते रहना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो भाई, मदर ऑफ ऑल लॉज, माता का इज्जत करना सीखो। आइए, अब ये जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में यही आता है। बात तो समझ में आ गया। ये जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता, पर एग्जाम में यही आता है, तभी तो बच्चा फेल कर जाता है। क्या ये बड़ा अच्छा था? क्या था बताओ तो? ये जल्दी से बच्चे को समझ में नहीं आता, पर यही एग्जाम में आता है, इस वजह से बच्चा फेल कर जाता है। वाह 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 वाह, है ना? चलिए खैर, हाँ नहीं, जरा ध्यान से सुनो, फिर से बोलता हूं, ये जल्दी से बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में यही आता है और इसलिए बच्चा फेल कर जाता है। तो क्या हम ये तीनों में रहेंगे या हम उल्टा बोलेंगे, सर ये हमें समझ में आएगा भी और ये एग्जाम में आएगा भी और हम पास करेंगे भी? क्या हम ऐसे करेंगे? का नहीं, हमें पहले वाला डायलॉग ज्यादा अच्छा लग रहा था। आइए, वो डोंट था, अब जो मैंने बोला क्या है? डूज, है ना? हमें हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव। आइए इधर देखिए, शांति 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 शांति, इधर देखो। एक बात बताओ, बहुत देर से चिल्ला रहा हूं मैं कि लॉ के सामने सब बराबर, लॉ के सामने सब बराबर। तो लॉ के सामने सब बराबर तो तब ना जब सब बराबर जैसे हो भी। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, आज ये क्लास में सारे बच्चे सीएस के हैं, तो ओनली फॉर सीएस नथिंग एल्स है, तो होना ही है। देख तो कैसे सीना ठोकता हूं इस लाइन पे, ओनली फॉर सीएस नथिंग एल्स, है कि नहीं? तो जब ये ओनली फॉर सीएस नथिंग एल्स वाला कोचिंग है, तो सारे सीएस के बच्चे हैं, तो सारे सीएस के बच्चों को मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, एक ही लॉ लगा रहा हूं। क्या जेआईजीएल होगा 11 बजे से, जेआईजीएल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा और सबको सुनना पड़ेगा क्योंकि सब सीएस का स्टूडेंट है। लेकिन अगर इसी में कुछ बच्चे सीए के भी बैठाए होता, मैं इधर सीएमए का भी बैठाया हुआ होता, उधर बीकॉम वाला भी बैठा होता, और हद तो तब है एमकॉम वाला भी है, तो आपको लगता है कि मैं यही चैप्टर चारों को पढ़ा देता? नहीं ना? तो याद रखिएगा, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, देखिए, इक्वल्स आर टू बी गवर्न बाय द सेम लॉज, बट एज रिगार्ड अनइक्वल द सेम लॉज आर नॉट कॉम्प्लीमेंटेड। नहीं समझ में आया? आप इसका देखो, मैंने बोला कि समझ में आया, बच्चे तो बोले नहीं नहीं समझ में आया, कहा वही उसी लाइन पे चल रही है कि जल्दी समझ में आता नहीं है, पर एग्जाम में यही आता है। तो सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने बोला कि सारे सीएस के स्टूडेंट हैं, तो मैंने एक ही लॉ लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो चलेगा, जस्टिफाइड है क्योंकि सारे लोग इक्वल हैं। लेकिन अगर इसमें सीए का भी बैठा हुआ है, सीडब्ल्यूए का भी बैठा हुआ है, बीकॉम वाला भी बैठा हुआ है, एमकॉम वाला भी बैठा हुआ है, तो क्लास इक्वल नहीं है, यहां बहुत सारे अनइक्वल्स लोग हैं। सीए वाला अकाउंट्स का ज्ञाता है, सीडब्ल्यूए वाला किस चीज का ज्ञाता है पता कर रहा हूं, बीकॉम वाला तो एग्जाम के दिन ही पता चलता है उसको कि कौन सब्जेक्ट है आज, एमकॉम वाला तो पता नहीं कैसे क्यों का एमकॉम कर रहा है कि नहीं? तो ये सब अलग अलग स्फेयर्स के लोग हैं। अब सबको मैं कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्ती 8-8 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाऊं तो उनका फोकस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? सीए का बच्चा 8 घंटे लॉ क्यों पढ़ेगा? उतना वो सीए अपना अकाउंट्स पर ध्यान देगा। सीडब्ल्यूए का बच्चा क्यों इतना लॉ पढ़ेगा? वो अपना कॉस्टिंग पर ध्यान देगा। बीकॉम वाला बच्चा क्यों अपना बाइक चलाएगा? कैंटीन में भी तो जाना है। एमकॉम वाला बच्चा अपना घर बार चलाएगा शादी उदी करके। तो आप समझिए, इक्वल्स आर टू बी गवर्न बाय द सेम लॉज, बट एज रिगार्ड अनइक्वल, भाई अलग अलग लॉ आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं कि सब पे एक ही जैसा लॉ लगा दो, सब पे एक जैसा लॉ तब लगाओ जब सब एक जैसे हों, है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात आती है कि सर कौन इक्वल है और कौन अनइक्वल है पता कैसे चलेगा? तो क्या उसके लिए हमें लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन या डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा? बोलो, करना तो पड़ेगा। तो क्या क्लासिफिकेशन अलाउड है? ये बोलो पहले। तो पहले क्लासिफिकेशन करूं, मैं बोला ये सुनो, सीए वाला बच्चा एक साइड हो जाओ, तो सीए वाला बच्चा एक साइड हो गया, है ना? मैंने जाओ रोड पे बैठो। सीएस वाला बच्चा आओ बैठो, इधर बैठो, ठीक है? बीकॉम वाला जाओ मेट्रो में जाओ, एमकॉम वाला बच्चा जाओ घर में जाओ। पहले मैंने सबको दूर दूर भेज दिया और फिर मैंने सबके लिए अलग अलग टीचर भेज दिया। अब बताओ चलेगा? लेकिन मैंने अलग अलग टीचर भेजने से पहले क्लासिफिकेशन किया। तो क्या क्लासिफिकेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन इज अलाउड, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन इज अलाउड। एक केस हुआ था रामकिशन डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। कहा है सचिन तेंदुलकर, और डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में सुचिन तेंदुलकर, वही बोला था, सुचिन ही बोला था ना वो,
अरे डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आया था तो वो ऐसे ही तो बोला था, स्वामी विवेकानंद। नहीं देखे हो तुम? वो बोला नहीं देखे हो? स्वामी विवेकानंद नहीं बोल पाया था वो, तो स्वामी विवेकानंद। सचिन तेंदुलकर शोले फिल्म को बोलता सोल्जे, ऐसे कुछ बोला था। तब इधर से हमारे प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया था उनको। खैर वो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, वो सबको मालूम ही होगा, है ना, है ना। चलिए खैर, ये सब न्यूज़ तो सबको मालूम रहता है क्योंकि मीम्स में आता है ये सब, है ना। शांत शांत शांत, हाँ जी, अरे समझ गया, क्यों बगल वाली को समझा रही हो? सुनो इधर, इधर देखो, समझ गया समझ गया। आइए इधर देखिए आप, रामकिशन डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर में ये 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल्स बताया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्लासिफिकेशन को लेके क्या कहानी है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, मतलब एक ही क्लास पे अलग अलग लॉ लगाना ही ठीक नहीं है। जैसे सीएस का ही क्लास चल रहा है, फिर भी मैं मालूम चला, जैसे सीएस का बच्चा यहाँ पर सारा बैठा हुआ, सबके लिए जीआईजीएल है, सबका एग्जाम जीआईजीएल का है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ पीछे का बच्चा सब फीस जमा नहीं किया, मालूम चला, तो उन लोगों को बोला कान बंद रख, नहीं पढ़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए गलत बात है गलत बात है? आप एक ही क्लास के अंदर, क्लास सेम है, अब फिर भी आप अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो ये गलत बात हुआ कि नहीं गलत बात हुआ? तो क्या बोला इधर देखो, आर्टिकल 14 मना करता है, फॉरबिड्स का मतलब मना करना। आप क्लास क्या नहीं कर सकते? क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब पहले क्लासिफिकेशन करके अलग कर दिया और फिर अलग लॉ लगाया तो चलेगा, नहीं समझे? जैसे मैं अगर ऐसे करूं तो क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एलएलबी हो चुका है? एलएलबी कितने बच्चों का हो चुका है? सच में पूछ रहा हूं, एलएलबी कितने बच्चों का हो चुका है क्लास में? तो क्या होता है एलएलबी? ललब, किसी का नहीं हुआ। लेकिन सुनिए, एक्चुअली बहुतों का हुआ भी हुआ रहता है। तो मेरे पास वो बच्चा आता है, बोलता है सर चूंकि मेरा एलएलबी हो चुका है तो मेरा जीआईजीएल एग्जाम्प्ट है। मालूम है ना आपको, अगर आपका एलएलबी हो चुका है तो क्या एग्जाम्प्ट रहता है? जीआईजीएल। तो मान लो मैंने पूछा क्लास में कितने बच्चे का एलएलबी हो चुका है, तो 1 2 3 4 5, ये पांचों काला कोट बोला कि सर हमारा एलएलबी हो चुका है। तो तब मैं कह सकता हूँ कि आपका अगर एलएलबी हो चुका है तो आपका मर्जी है क्लास में बैठना है तो बैठो, नहीं तो आप जा सकते हो, है कि नहीं? तो पहले मैंने क्लासिफिकेशन किया और उसके बाद मैंने अलग अलग बातें कही तो चलेगा, लेकिन अगर मैं क्लासिफिकेशन ना करूं और तब मैं अलग अलग बातें कहूं तो ये गलत बात है, तो ये गलत बात। तो इसका मतलब सुनिए, क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिडेड है पर क्लासिफिकेशन परमिटेड है। तो पहले ये लाइन बोलो तुम, एग्जाम में बस यही आता है ऐसे, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन कमेंट, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चा द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये लिख के आ गया। आईसीएसआई ट्राई अगेन। तो सुनिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब आपको ये पूरा आर्टिकल 14 लिखना था। क्या लिखना था? पूरा आर्टिकल 14। तो इसका मतलब हम क्लासिफिकेशन करें, अलग अलग क्लास बनाएं और अलग अलग लॉ लगाएं, चलेगा, ये अलाउड है। लेकिन एक ही क्लास पे अलग अलग लॉ लगाएं तो ये चलेगा नहीं। अब मुझे लगता है समझ में आ गया तुमको। ये बच्ची इधर से पूछ रही थी, इधर आया समझ में तुमको? ठीक, चलो आगे, क्योंकि मैं अभी पूछ भी लूंगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं। पूछ सकता हूं ना? अभी कुछ देर पहले मैंने तुम लोग को बताया खुश रहने का, तो तुम खुश क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? हाँ आप खुश है, चलो आगे। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, तो कुछ रूल बता रहा हूं। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। पहला कि जब भी आप क्लासिफिकेशन कीजिए तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये देखो, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहां पे लिखिए तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब समझदारी से होना चाहिए। जैसे इस क्लास को मैं अगर बांटूं, इधर देखो, इस क्लास को मैं बांटूं, जिसके बाल लंबे हैं और जिसके बाल छोटे हैं, अलग अलग बैठो। आपको ये कहीं से भी इंटेलिजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लग रहा है? सीएस के क्लास में टीचर पढ़ाने आया, उसको बाल से क्या मतलब है यार? ये अजीब बात है कि नहीं बात है? पहले बताइए आप। तो क्लासिफिकेशन ऐसे करोगे क्या? क्लासिफिकेशन ऐसे करोगे क्या? मूंछों वाले बच्चे अलग हो जाओ, अब बिना मूंछ वाले अलग हो जाइए। आप बताइए कोई मतलब है क्या? बताइए, सीएस का टीचर पढ़ा रहा है,
उसको इन सब चीजों से मतलब होना चाहिए। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंट है कि डम्ब वाला है? अच्छा मैं ऐसे बोलूं, अब मैं ऐसे बोलूंगा, देखो इधर फिर वही देखिए भाई, इस क्लास को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। जिनका एलएलबी हो चुका है उनके लिए ऑप्शनल है, और जिनका एलएलबी नहीं हुआ है उनके लिए कंपलसरी क्लास है। अब बोलो सही है? क्योंकि जिनका, हाँ सीधा सा बात है भाई, जिनका एलएलबी हो चुका उनका एग्जाम्ट है, तो अपनी मर्जी से पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ लें, ना पढ़ना चाहे तो जा भी सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो वही वाली बात है, तो जब भी डिफरेंशिएशन हो इट मस्ट बी इंटेलिजेंट, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी अ गुड। आगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव से रिलेशन हो। जैसे तुमने अभी देखा, मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया कि जिनका एलएलबी हो चुका है उनके लिए ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि उनको एग्जाम नहीं देना। क्लास में हर बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, चूंकि उसको एग्जाम देना है, तो एग्जाम से जोड़ के ही मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तय किया। लेकिन जो मैं पहले बोलता, लंबे बाल वाले अलग, छोटे बाल वाले अलग, मूछों वाले अलग, बिना मूछों वाले अलग, लड़के होते हुए भी कुछ ये पहने वाले अलग, जो नॉर्मल लड़के अलग, है ना? बात समझ में आ रहा है? अब ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं, कोई एग्जाम से मतलब है इन सब चीजों का? तो जब भी क्लासिफिकेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेंगे तो ये अच्छा माना जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, क्लासिफिकेशन के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी ज्योग्राफिकल, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन और द लाइक। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी एनीथिंग। जैसे मैं इस क्लास को बांट सकता हूं, जैसे मुझे लगा कि मुझे किसी दिन नाइट क्लास लेनी है, मेरा बड़ा सपना है कि मैं एक दिन पूरे नाइट भर क्लास लूं, है ना? तो उसके लिए मैं एक दिन पूछ सकता हूं क्लास में कि भाई दिल्ली हाइट कितने हैं और नॉन दिल्ली हाइट कितने हैं, या ऐसे लक्ष्मी नगर के कितने हैं और लक्ष्मी नगर के बाहर के कितने हैं। अगर मैं बोलूं कि लक्ष्मी नगर का बाहर वाला बच्चा के लिए नहीं है, उसको तो घर में बैठ के D2H पे देखना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चा लक्ष्मी नगर में रह रहा है उसके लिए मैं अलाउ करूंगा कि वो मेरे साथ यहीं रात भर बैठ के रिविजन करे। तो देखो यहां जो मैं ये रात वाली बात कह रहा हूं, और उसके देखो उससे मैं ज्योग्राफिकल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल क्यों कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मुझे रात में बच्चों को यहां रोकना है, तो उसके लिए मैं पहले पूछूंगा कि जो आसपास के होंगे उनको तो फिर भी रोक लूंगा, लेकिन दूर दूर वाले बच्चों को मैं रोकूंगा नहीं। तो ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जेंडर भी हो सकता है। अब हो सकता है नाइट क्लास है, हो सकता है कि मैं बोल दूं कि नहीं गर्ल्स को मैं अलाउ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बॉयज को अलाउ करूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो डिफरेंट, देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट कैन बी ज्योग्राफिकल, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू द इनकम, एनीथिंग, है ना? आगे अब क्यों होता नहीं क्या? आपको मालूम होगा जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन वाले होते हैं, सुना? बीपीएल फैमिली वाले होते हैं, और जो अबव बीपीएल होते हैं, तो उनका भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इनकम। क्यों? इनकम टैक्स में नहीं होता है 7 लाख तक कमाने वाले के लिए एग्जाम, 7 लाख से ऊपर वाले को टैक्स लगेगा। तो क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या इनकम नहीं हुआ? तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल इंडिविजुअल ही क्लास बन जाए। बोलो, एक आदमी क्लास बन गया, क्या ऐसा हो सकता है? या क्लास बनने के लिए बहुत लोगों का शामिल होना जरूरी है? या तक ना क्लास बनने के लिए बहुत लोगों का शामिल होना जरूरी है, लेकिन ये एक्सेप्शन बोल रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं। इधर देखो, इधर देखो, शांति से सुनते रहो भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, संविधान। इधर देखिए, बातचीत मत करो यार, तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो जैसे रूल्स पढ़ रहे हो। पढ़ा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन, मदर ऑफ ऑल लॉज। इधर देखो, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, सुना होगा तुम लोगों ने। कब हुआ ये? 2012 में, 12 शायद। अब सुनिए, जो वो हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। क्या माना? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में सबको फांसी की सजा सुनाई गई, अनलेस अनटिल अगर जुबेलाइन था तो बात अलग है, समझो ना, माइनर वाला, है ना? और फांसी हुई भी, आपको मालूम है ना फांसी हुई, ठीक है? अब एक बात बताओ, निर्भया नाम बदला हुआ है, उस बच्ची का नाम कुछ और था, लेकिन निर्भया के नाम से सब जानते हैं। आज वो निर्भया अपने आप में क्लास बन गई ना। वो कैसे क्लास बन गई? क्योंकि निर्भया कांड के बाद सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला डाला गया। तो क्या वो बच्ची ही एक क्लास बन गई जिससे कि पूरा लॉ अमेंड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया? तो ऐसा होता है कभी कभी, एक ही पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो क्या बन जाता है? क्लास। तो जरूरी नहीं क्लास में बहुत लोग आए, इवन एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी अ क्लास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आइए अगला।
अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने क्लासिफिकेशन किया, स्टेट ही करता है सब कुछ, और तुमको लगता है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सही नहीं है? मैडम सुनिए, एकदम सोचने लगे, आज ही लिखूंगी नया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। चलिए, मालूम चला कि सरकार ने क्लासिफिकेशन किया और तुमको वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया, तो क्या सरकार को मतलब अपने फेवर में बोलना नहीं नहीं मैंने अच्छा क्लासिफिकेशन किया, कि तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन गलत है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा जो अटैक करेगा, क्योंकि सरकार कितनों को बताती रहेगी भाई। अगर आपको लगता है कि हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सही नहीं है, तो आप प्रूफ कीजिए कि हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट को लेकर क्लासिफिकेशन है कि 10 करोड़ से कम पेड अप शेयर कैपिटल है तो उसको सीएस रखने की जरूरत नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो उसको सीएस रखने की जरूरत है। अगर आईसीएसआई को ऐसा लगता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सही नहीं है और वहां पे हर कंपनी में सीएस होना चाहिए, तो फिर आईसीएसआई को जाके करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री थोड़ी बताता रहेगा बैठ के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। चलो, तो मेरा मानना तुम्हें समझ में आ गया, जल्दी से बोल दो। पहले बताइए, क्लास लेजिस्लेशन अलाउड है ना? क्लासिफिकेशन करके हम नया लॉ लगाएं तो अलाउड है। क्लासिफिकेशन के कुछ नियम हैं, पहला बोलो, इंटेलिजेंट डिफरेंसिया होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट से रिलेशन होना चाहिए, तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी एनीथिंग, नंबर 4 इवन अ इंडिविजुअल, एक आदमी है वो भी क्या बन सकता है? क्लास बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि सरकार ने क्लासिफिकेशन ठीक से किया नहीं है, आप प्रूफ कर दो, कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलें। अब आर्टिकल 14 खत्म, आर्टिकल 14 खत्म, 15 पे आए। चलो, आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन। सबसे पहले बोल्ड करो, ये फंडामेंटल राइट सबके लिए है या ओनली फॉर सिटीजन? हाँ, तो ये फॉरेनर के लिए नहीं है, ये फंडामेंटल राइट इज ओनली फॉर सिटीजन। ठीक है, आर्टिकल 15 मिल गया ना। आप अपने नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी लिख लो भेदभाव, लिखो भेद भाव, भाव भेदभाव लिखा। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी क्या होता है? भेदभाव। आप कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे अपने सिटीजन के साथ, ओनली ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली ओनली ओनली, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि सर इन ग्राउंड को छोड़ दें तो बाकी ग्राउंड पे कर सकते हैं, यस, बट लेकिन इन ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ग्राउंड है भाई? रिलीजन के ऊपर नहीं, मतलब धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, ये स्टेट का है, स्टेट मतलब सरकार। रेस, अब बोलोगे रेस क्या होता है? नस्ल, लिखो नस्ल, न आधा स ल, नहीं लिखने आता नस्ल, लिख लिया ना, न और आधा स और ल, नस्ल। नस्ल समझते हैं? नस्ल कुछ नहीं है, लिखना है लिख लो, लिखो रेस के बारे में लिखो। रेस इज एन इम्प्रोवाइज्ड वर्ड, रेस इज एन इम्प्रोवाइज्ड वर्ड, रेस इज एन इम्प्रोवाइज्ड वर्ड, इम्प्रोवाइज्ड समझे, IMPROVISED, इम्प्रोवाइज्ड। रेस इज एन इम्प्रोवाइज्ड वर्ड ऑफ कास्ट। जो जात है, कहीं कहीं लोग जात बोल देते हैं, कहीं कहीं लोग नस्ल बोल देते हैं। जैसे जानवरों में लोग नस्ल बोल देते हैं, इंसानों में लोग जात बोल देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं इस देश में जहां अभी भी वो जात वर्ड नहीं समझते हैं, नस्ल ही समझते हैं। ठीक है। कास्ट, कास्ट क्या हो गया? जात, जाति। सेक्स है ना, जेंडर, मेल फीमेल और थर्ड भी। आइए अगला, प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ है ना, और एनी ऑफ दैम। तो बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 ही गिनोगे तो 5 ही, एनी ऑफ देम तो वही हो गया। 5 बोलो तो कौन कौन? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और है प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा किसी और पे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वर्ड सिर्फ ओनली लिखा है, मतलब ओनली इन्हीं पर नहीं होना चाहिए, बाकी पे तो आप कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है तो भगवान का दिया हुआ है, इसमें हमारा कंट्रोल है? पहले बताओ तो।
आप हिंदू परिवार में पैदा होंगे तो हिंदू ही कहलाएंगे ना, अनलेस अनटिल अगर आप अपना चेंज कर लेते हैं रिलीजन, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आप जनरली तो हिंदू परिवार में जन्म लेंगे तो हिंदू ही कहलाएंगे, मुस्लिम परिवार में जन्म लेंगे मुस्लिम ही कराएंगे कहलाएंगे। तो इसमें बताइए हमारा कोई कंट्रोल होता है कि हमारा जन्म किस परिवार में हो रहा है? तो ये तो भगवान के द्वारा दिया गया चीज है, इस पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो? इसको तो हम मेहनत करके भी ठीक नहीं कर सकते, कैसे कर लेंगे बोले बताइए आप? सही बोल लोगे नहीं बोला? प्लेस ऑफ बर्थ को कैसे आप चेंज कर लोगे? आज बताइए, आज देखिए इस दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं एक बार ये सोचता है काश हमारा जन्म अमेरिका में हुआ होता। नहीं सोचने वाला सोचता होगा, और लेकिन क्या उस पर किसी का कंट्रोल है? बहुतों का जन्म अफगानिस्तान में भी हो जाता है, नहीं होता है, सीरिया में भी हो जाता है। आप जरा देखिए आज क्या होता है, बेचारा एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वहीं पर शुरू में क्या देख रहा है? बंदूक, गोली, यही सब देख रहा है ना वो। देखिए मैं किसी देश के खिलाफ नहीं बोल रहा, बस मैं ये बोल रहा सिचुएशन, वो सिचुएशन किसी भी देश में आ सकता है। क्या आज बताइए, यूक्रेन इतना अच्छा देश था लेकिन आज उसकी हालत खराब है। तो मैं किसी देश को रिलीजन के नाम पे नहीं बांट रहा हूं, सिचुएशन के नाम पे बांट रहा हूं। आज अफगानिस्तान की हालत बर्बाद तो है ही, तो आप क्या कर लेंगे पहले बताइए? इसमें हमारा कंट्रोल है? पहले बताओ, क्या हम भगवान को ऐसे मतलब जैसे भगवान जन्म करवा रहा है हमारा तो हम बोलते नहीं नहीं इधर थोड़ा अमेरिका में कराइए, कैसे होगा? तो जो लिखा हुआ है वही होगा। तो याद रखना, आप समझ में आया कि ये क्यों बोला? क्योंकि ये एग्जैक्ट इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ बाकी चीजों पे हमारा कंट्रोल है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आज ना जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे मेरे साथ तो थोड़ा सा दिमाग खोल के चलना, छोटे छोटे बात पे सेंसिटिव मत हो जाना, क्योंकि अब इन सब चीजों में मैं कास्ट भी बोलूंगा, रिलीजन भी बोलूंगा, क्योंकि पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन रहा हूं तो क्या बोलूंगा। अब इसमें कोई बच्चा सेंसिटिव हो जाएगा कि सर मेरे कास्ट के बारे में कुछ बोल दिए, सर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोल दिए, तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। ऐसे तो बायोलॉजी का टीचर कभी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा सकता है अगर बच्चा ही करता रहा तो। एक दो कोई मीम भेजा मुझे बायोलॉजी टीचर का, और उसमें मैं देख देख के हंस के पागल हो गया कि सच में बायोलॉजी के टीचर को सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि क्लास 8-9 में बच्चा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बेचारा वो बता नहीं पाता है कि नहीं? तो इसी तरीके से जिस लेवल पे बेचारे वो टीचर है बायोलॉजी वाले, ऐसी हालत मेरी है आज। तो इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, मैं टीचर हूं, मैं हर तरीके की बात करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही यही है, तो मैं क्या करूं? तो कोई बुरा मत मानना प्लीज, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि बच्चा सब हाइपर सेंसिटिव है आजकल। कैसे बोला आपने, लिखा हुआ है तो बोला। आइए चलिए एकदम शांत शांत, प्लीज 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 प्लीज, शांत 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 शांत। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 हुआ अभी, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 अब हो रहा है। फिर वही बोला, याद रखना किसी भी सिटीजन के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे इन मामलों में। किन मामलों में? आप एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ये पहले के जमाने में होता था कि ये छोटी जात वाला है, ये इस दुकान पे खड़ा नहीं हो सकता, ये छोटी जात वाला है, ये हमारे इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता, ये इस होटल में नहीं आ सकता, ये यहाँ मेला कैसे देखने आ गया। पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने की फिल्मों में आप देखेंगे ये सब। जी पहले बहुत जातिवाद होता था, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है। तो क्या वही 5 ग्राउंड पे आप ऐसे कर सकते हैं? अगला, जैसे कुआं, समझते कुआं है ना? मेरे घर में कुआं अभी भी है, मेरे नानी घर में अभी भी कुआं है, और मेरे 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 मामा का बेटा सब इतना बदमाश था, कुआं में उतर जाता था वो लोग। मतलब कुआं का लेवल बहुत नीचे नहीं है और वो उतर जाता था आराम से, है ना? कितने लोगों के घर के आसपास या घर में ही अपना पर्सनल कुआं कितने लोगों का है? तो नहा लिया करो ना, देखिए तो लगते नहीं हो नहाए हुए। कहा आप हाथ मत उठवाया कीजिए, बेइज्जती करते हैं आप, है कि नहीं? अच्छा, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, खासकर ये सब मेंटेन किसने किया है? सरकारी फंड से, जनरल पब्लिक के लिए। तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अभी भी मैं बहुत जगह देखता हूं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, और इसको लेके बहुत केस भी होता है। जी तो बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत जगह मैंने देखा है कुछ रिलीजन के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है ना? तो ये सब ठीक नहीं है ना? ये अलाउड नहीं है, साफ लिखा हुआ ना, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2। और अगर आपको मालूम है एक फिल्म भी आई थी आर्टिकल 15, अगर आपने देखी हो, अच्छी फिल्म है। कौन खुराना है? आयुष्मान खुराना। वो अजीब अजीब ही फिल्म करता है, वो कभी लड़की बन जाता है, कभी विकी डोनर बन जाता है,
क्या नाम है वो, और कौन कौन फिल्म बनाया वो ऐसे ही फिल्में बनाता है, मतलब जो फिल्म को कोई हीरो साइन नहीं करता उसको वो साइन करता है। अब वो अच्छा हीरो है, मतलब वो लो बजट का शाहरुख खान है प्रॉपर एकदम। नहीं बताओ कौन कौन सा फिल्म किया वो, आर्टिकल 15 कितना अच्छा फिल्म बनाया अगर आप देखिएगा। बताओ और बताओ। है अंधाधुंध को तो अवार्ड मिला, और नहीं उसमें लड़की बन के फोन कॉल करता था, क्या ड्रीम गर्ल, और विक्की डोनर और बाला, हाँ है ना। ये ऐसी फिल्म आजकल उसकी फिल्म नहीं आ रही है क्या? हाँ डॉक्टर जी, नहीं देखा नहीं, तुमने देख लिया क्या? अच्छी फिल्म है, क्या है उस फिल्म में? डॉक्टर बना हुआ, बस नहीं कहानी है, अच्छा ठीक है समझ गया। देखो हमारे यहाँ जो जवाब बीकॉम वाला जवाब, मैंने बोला डॉक्टर जी फिल्म में क्या है तो डॉक्टर बना हुआ, बात खत्म। ये था बीकॉम का जवाब, और उसमें एक पेज लिख देगा डॉक्टर तो बहुत तरीके के होता है, डॉक्टर बना हुआ है। आइए अगला, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 क्या क्रिएट कर दिया? एक्सेप्शन। अरे शांत 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 रहो। देखो मैं कुछ बोलूं हंसी लगे, हंस के चुप हो जाने का, बगल वाले को हंसाने की जिम्मेदारी मत लीजिए। कुछ लोग बगल में समझा है, सुनो इधर। अब मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूं, अभी तुरंत बोला ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जेंडर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर दिल्ली मेट्रो में तो होता है। सबसे पहला है ना, ड्राइवर के पीछे वाला लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है ना, तो बताइए तो मर्दों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है क्या? है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे बुरा सबसे ज्यादा लगा तब कि जब तुमने एक बोगी, बोगी कहते हैं ना, एक कंपार्टमेंट बोलते हैं, बोगी बोलते हैं, कोच, चलो कोच ही बोलते हैं, एक कोच तुमने रिजर्व कर दिया ओनली फॉर लेडीज, तो हर सीट पर 2 सीट क्यों रिजर्व किया? जी मुझे ये रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मुझे पसंद नहीं है। क्यों, मर्द को दर्द नहीं होता है क्या? हम भी थक सकते हैं। हाँ बस में टिकट फ्री है, बताइए ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा डिस्क्रिमिनेशन? मतलब क्या, मतलब इस देश में महिलाएं बहुत गरीब हैं और मर्द बहुत अमीर हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। प्लीज प्लीज, अरे मेरे तरफ सुन लो भगवान, या तो तुम ही लोग पढ़ा लो, मैं ही तुम पे हंस लूं। चलो सुनो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलेगा सर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सरकार कर रही है, क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 में लिखा है स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर महिलाएं और चिल्ड्रन। है जब मैन आ जाए तो बचेगा कौन? कुत्ता, गधा, यही सब बचेगा। फिर ये बोले से मेन क्यों नहीं आ रहा, तो फिर सभी 2 ही लोग होते हैं, मेन और वीमेन, और खैर थर्ड कैटेगरी भी है लेकिन उसको शायद फीमेल में ही काउंट किया जाता होगा, पता नहीं मुझे ज़्यादा। सुनिए तो नहीं मतलब काउंट किया, देखिए एक्चुअली अपने देश में ना थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों को लेके बड़ी अजीब सी बात है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप दूसरे देश में चले जाइए, बहुत अच्छी जीवन जीते हैं वो लोग भी, और फिर वही बात, उसमें उसका कंट्रोल थोड़ी है यार, वो भगवान की देन है, और सबको 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 सब जगह इज्जत होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पहले बताइए आप? जितने प्राइड से एक मैन रह रहा है, जितने प्राइड से एक वीमेन रह रही है, उतने ही प्राइड से ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर को भी सारे राइट्स मिलने चाहिए, इंसान है वो भी। इतना कंफ्यूजन क्यों है इस देश में, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो आइए विमेन, मुझे लगता है विमेन में काउंट होते होंगे वो लोग, तो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, स्पेशल कोच मेट्रो में डाले जा सकते हैं, हर सीट पर 2 सीट दिए जा सकते हैं, बस फ्री किया जा सकता है ना। एक काम करो, मेंस को मार ही दो, एक्सेप्शन में फॉल करता है। बहुत दर्द है भाई हम लोगों में, है कि नहीं? जब हम बस में पैसा देते हैं हमें पिंक स्लिप नहीं मिलता, क्यों? हमें ब्लू स्लिप क्यों नहीं मिलेगा? लड़कों का तो कौन सा कलर होता है? ब्लू, ब्लू वाइट होता है, ब्लू होता है यार, वाइट कैसे होता है यार? नहीं नहीं ब्लू होता है, मैंने सुना ब्लू, मैन इन ब्लू नहीं देखते हो? आइए अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा और इतना ही नहीं, अब तो कोई सेंसिटिव मामला आ रहा है, तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, याद रखिएगा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ रिलीजन भी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ कास्ट भी होगा। आपने सुना होगा रिजर्वेशन होता है, सुना है? SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन होता है, यहाँ लिखा हुआ है। सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, ये हो गया लगभग OBC। शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST।
तो SC ST और OBC के फेवर में आपको स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं और वो बनाए जा भी रहे हैं, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं हम रिजर्वेशन। पर एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, ये बोलने के लिए खैर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर बहुत सारा डिस्कशन भी हो सकता है और कंट्री में डिस्कशन चलते भी रहते हैं। हर इंसान अपने फेवर में बात करता है। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो अपने तरफ से कुछ बोलते हैं, जो OBC SC ST वाले होते हैं वो अपने फेवर में बोलते हैं। ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है, इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। पर मेरा मानना है इनमें से जो समझदार निकलेगा वो कहेगा मुझे इससे क्या मतलब। कुछ कोर्सेज तो भारत में ऐसे हैं जहां रिजर्वेशन नहीं चलता है, तुम वही निकाल के दिखा दो। CS CA CMA और UPSC में भी कोई खास रिजर्वेशन नहीं है, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट का थोड़ा बहुत है, लेकिन मार्क्स वार्क्स का तो नहीं है। चलो मार्क्स भी चलो UPSC में रिजर्वेशन तुम समझ भी लो, लेकिन CA CS CWA में तो नहीं है ना। करो ना भाई, करो। सही बोल लो कि नहीं बोल लो, पहले बताइए आप। तो देखिए मेरा मानना है आप किसी भी चीज को बेस बना के अपनी नाकामी छुपा नहीं सकते, है ना, कि इस वजह से हम नाकामयाब हैं। कोई मतलब नहीं, नाकामयाब आप हैं तो आपको दुख होगा जिंदगी भर, दूसरे को जस्टिफाई करके क्या कर लोगे तुम। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, रिजर्व्ड हो अनडिजर्व्ड हो, ये सब मत सोचो। कोई किसी का साथ दुनिया में नहीं देता है, अपने मेहनत से ही काम होता है। अच्छा अडानी अंबानी, अब ये सब तो एग्जैक्टली ये सब क्या रिजर्वेशन, ये तो बिजनेस किया, इसमें क्या रिजर्वेशन। लेकिन आज देश का सबसे अमीर आदमी है। अगर वो सोचता नहीं नहीं हमें तो रिजर्वेशन नहीं मिला या कुछ ऐसा, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, गाली देंगे दिन रात, तो कुछ कर पाता। तो प्लीज इन सब चीज़ों को छोड़िए। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे घर परिवार खानदान में सब लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कोई आज तक जिंदगी में सरकार का एक हेल्प नहीं लिया, कोई कभी रिजर्वेशन नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया, सब अपने अपने दम पे आगे बढ़ा। ऐसे भी मेरे पापा प्रोफेसर थे तो हम ऐसे भी क्रीमी लेयर में आते हैं, तो हमको मिलना ही क्या था, है ना। हम अगर एलिजिबल होते तो भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हो प्रोफेसर तो क्लास 1 ऑफिसर होता है, तो उसको तो थोड़ी रिजर्वेशन मिलेगा। आपने सुना है क्रीमी लेयर वर्ड, नहीं सुने हो। जैसे OBC में भी एक क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर का मतलब आप OBC हैं पर OBC में अमीर में आते हैं आप, तो इसलिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो बेचारा नाम से OBC हो गया, काम से जनरल हो गया, ये हुआ ना। अभी मुझे लगता है क्लास में बहुत सारे बच्चे OBC होंगे, OBC कैटेगरी से आते होंगे, पर क्रीमी लेयर में फॉल कर जाएंगे। उससे कुछ है कि साल भर में अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है या कुछ ऐसा है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। कितना है, 10 लाख है, 10 लाख। तो याद रखना ये अलाउड है। अब तुम्हें समझ में आ गया रिजर्वेशन का सोर्स कहाँ है। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 सब आर्टिकल 4। सब आर्टिकल 3 में किसके लिए, विमेन एंड चिल्ड्रेन। सब आर्टिकल 4 में किसके लिए, OBC SC ST, है ना। और कुछ हद तक देखा जाए तो ये जरूरी भी था और एक समय तक जरूरी था। अब समय कब तक है वो तो सरकार को तय करना, नहीं है कि नहीं। एक्चुअली जब रिजर्वेशन बनाया गया था तो एक समय के लिए बनाया गया था कि एक समय तक क्या होगा, जो बैकवर्ड वाले हैं बराबर आ जाएंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन ये अब राजनीति का एक मुद्दा बन गया और मुझे नहीं लगता ये कभी वापस होगा अब, है कि नहीं। चलिए आर्टिकल नंबर 16, है ना। D2H वाले बच्चे कहां चले गए सर, अभी बोला आपने आर्टिकल 15 फिल्म देख के आ रहे हैं। आइए आर्टिकल नंबर 16 हेडिंग बोलो। याद रखना सरकारी नौकरी लिखो। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी। याद रखना सरकारी नौकरी पे सबका हक है। तो अगर सबका हक है तो हम आज DM बनना चाहेंगे, कल हम CM बनना चाहेंगे, परसों हम SP बनना चाहेंगे। हाँ ऐसा नहीं है, उसका कुछ एक्सेप्शन भी है। इसलिए जितने भी फंडामेंटल राइट है सबका क्या है, एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर एक्सेप्शन ना रहा ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो याद रखना एक लाइन, ये देखो 2 लाइन का क्या लिखा है, जेंडर रूल। एक्सेप्शन देखो नीचे, एक्सेप्शन देख रहे हो, 3 4 5 6 7 8 लाइन का तो एक्सेप्शन है। तो आ जाओ ये लो एक्सेप्शन। अच्छा ये फंडामेंटल राइट सबके लिए, ओनली फॉर सिटीजन। मिस्टर चिंग चंगचुंग को भी सरकारी नौकरी दोगे तुम, जो चाइना से है, कि इंडियन सिटीजन के लिए होगा। आइए अब कुछ एक्सेप्शन। क्या कुछ रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन लगाया जा सकता है, जैसे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। जैसे अगर यूपी सरकार का नौकरी चाहिए तो आप यूपी के होने चाहिए, ऐसा होता है। दिल्ली सरकार की नौकरी चाहिए तो दिल्ली के आप होने चाहिए, मतलब दिल्ली में 10 साल से रहने चाहिए, दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ। यस इतना तो लगाया जा सकता है, क्योंकि हर सरकार बड़े मुश्किल से अपने लिए नौकरी निकालती है। और उसमें मालूम चलो दूसरे स्टेट का आके ले लेगा तो मालूम चलो उस राज्य सरकार का मतलब क्या रहेगा फिर,
है कि नहीं? इसी बात को लेके आप देखते हैं ना, बहुत जगह चलता रहता है। जैसे अब महाराष्ट्र में जो यूपी और बिहार के लोगों को वहाँ मारा पीटा जाता है, या अभी आजकल चुनाव कर्नाटक में हो रहा, सुना है आपने? कर्नाटक में भी हो रहा है कि जो यूपी और बिहार के लोग हैं उनको वहाँ, आसाम में भी होता रहता है यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ। तो उनको क्या लगता है, जो आसाम वाले हैं या महाराष्ट्र वाले हैं या कर्नाटक वाले हैं, कि भाई हमारे यहाँ नौकरी निकलती है और ये यूपी बिहार के लोग आते हैं नौकरी लेकर चले जाते हैं। अरे भाई, तो तुमको भी तो समझना चाहिए कि तुम नहीं ले पाते नौकरी, तभी तो लेता है कि नहीं? तुम भी थोड़ा मेहनत करते तो तुमको नहीं मिलता। तुम वहाँ के होते हुए नौकरी नहीं ले पाए, वो बाहर से आके लेके चला गया, तो इसमें तुम्हारी कमी है ना। कमी फ्रस्ट्रेशन में निकलता तो तुम मारपीट करते हो। मारपीट वो करता है जो अंदर से कमज़ोर होता है, जिसकी आवाज़ में दम नहीं होता वही तो हाथ चलाता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जिसकी आवाज़ में दम होगा उसको हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, है कि नहीं? कितनी बार मोदी साहब को देखा मारपीट करते हुए आप लोगों ने? देखा है कभी? राहुल गांधी साहब, मार के फाड़ दूंगा आज तुझे, देखा है कभी? बस भाइयों बहनों, इतने में काम खत्म। तो पढ़े लिखे लोग अपनी आवाज़ का और अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कमज़ोर लोग अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताओ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो लोग ये, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे ये आसाम में हो, चाहे ये आजकल कर्नाटक में हो, जो लोग ये यूपी बिहार या कहीं के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? आप में दम है, आप नौकरी ले लो, कौन रोका है? एक्चुअली मेहनत जो करेगा उसी को मिलेगा, सिंपल सा बात है। आइए अगला, ये समझ में आ गया। फिर वही आ गया रिजर्वेशन लो। रिजर्वेशन किस चीज़ में? अपॉइंटमेंट्स में, पोस्ट में। किसके फेवर में कर रहे हो तुम? बैकवर्ड होता है, मालूम है ना? नौकरी रिजर्व होता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, सबके लिए नौकरी रिजर्व होता है ना। चलो आगे, कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं माना जाएगा कब? अच्छा सुना, एक एग्जांपल देता हूं, तुम ये बताओ मुझे। एग्जांपल ये है कि कोई मंदिर है और वहां पे सरकारी पोस्ट निकला, जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, और वहां पे, मैं आज पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूं, मैं किसी रिलीजन के फेवर में नहीं, कुछ नहीं, जो एग्जांपल है वो तो आएगा। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में तुम देखोगे सरकार का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है। अब वहां पे ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में वहां पोस्ट निकलेगा, तो पोस्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू होने चाहिए, तो क्या ये गलत होगा या ये अलाउड होगा? अच्छा, उसी तरह अयोध्या में मस्जिद भी बनना है, अगर आपको मालूम, 5 एकड़ जमीन दिया गया शायद, और वहाँ मस्जिद भी बनना है। अच्छा, मस्जिद जब बनेगा तो वहाँ पे बनेगा वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड बनता है ना, वक्फ बोर्ड बनेगा। तो जब वक्फ बोर्ड बनेगा, वहाँ जो पोस्ट निकलेगा उसमें लिखा रहेगा सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए, तो क्या वो लॉ इलीगल हो जाएगा? याद है, जब रिलीजियस मैटर है तो रिलीजन के लिए तो रिजर्वेशन हो सकता है ना, नहीं समझे? अब हिंदू, अच्छा गुरुद्वारा बनेगा तो उसमें लिखा हुआ जो सिख होंगे वही उसके ऑफिस बेयरर होंगे, तो इतना तो चलेगा ना, इतना चलेगा, क्योंकि वो है ही रिलीजियस। अब रिलीजियस मामलों में तो उसी रिलीजन के लोग मैनेज करेंगे ना, बाहर वाले तो मैनेज नहीं करेंगे। तो क्या वहां पे ये आर्टिकल यूज कर सकते हो? आर्टिकल 16 ही है ना, ये आर्टिकल 16 यूज कर सकते हो कि नहीं? सरकारी पोस्ट है तो सबका हक है, सरकारी पोस्ट है लेकिन रिलीजियस इन नेचर है, तो जो रिलीजन का है उसी रिलीजन के लोगों के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं, चलेगा ना। तो वही देखो, तुम कहां लिखा हुआ बताओ तो कि उसी रिलीजन वाले को मिलेगा? देखो तो मैंने बोल्ड बोल्ड किया, बोल्ड बोल्ड देख के भी तुम काम चला लोगे, लिखा है ना, आगे बढ़े, लिखा ना कि अगर रिलीजियस है तो पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए ही अगर रिजर्व कर दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंदिर है तो हिंदू, मस्जिद है तो मुस्लिम, चर्च है तो क्रिश्चियन, और गुरुद्वारा है तो सिख, पंजाबी नहीं। एक तो इस देश में बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है ना, पंजाबी अलग होते हैं, सिख अलग होते हैं, बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है। मैंने देखा है दिल्ली में, यूपी बिहार में चले जाएंगे तो पंजाबी बोलते हैं। अरे पंजाब में तो हर तरीके के लोग रहते हैं, जो पंजाब के रेजिडेंट हो गए क्लास में, बहुत लोग बच्चे, कोई है पंजाब का इसमें? कोई नहीं है? अच्छा, वो ऑनलाइन में होगा ये तो कोई पंजाब की है बच्चे, तो जरूरी है कि वहाँ पे सिख लोग ही रहते हैं कि और भी लोग रहते हैं? और भी लोग रहते हैं। तो पंजाबी तो एक जोग्राफिकल हो गया, जैसे यूपी में रहने वाला यूपी का भैया कहलाता है, बिहार में रहने वाला बिहारी कहलाता है ना, दिल्ली में रहने वाला दिल्ली हाइट कहलाता है, तो पंजाब में रहने वाला पंजाबी कहलाता है। यही होता है ना। पहले मैं भी ऐसे ही समझता था, मैं भी सिर्फ पंजाबी बोलता था। तो एक सरदार जी ने मुझे समझाया, सुनिए, आप जो सबको पंजाबी बोल रहे हैं, मैं सरदार जी हूँ, मैं सिख हूँ और मेरा जन्म यूपी में हुआ, मैं जिंदगी भर यूपी में ही रहा हूँ, कभी पंजाब आज तक गया ही नहीं, अब मैंने उनको पंजाबी बोल दिया। आप समझ रहे हैं?
तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो भाई, पंजाबी अलग होता है और सिख अलग होता है, तो ये भी तुम लोग थोड़ा समझो। देखा, मैंने देखा, मुझे लग रहा है बहुत लोग यही समझते होंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। पहले बताइए आप, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आइए, हाँ ये लो, आज तो भाई इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं। देख लो अगला और आ गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत लिखो। छुआछूत नहीं सुने हो कभी? लिखिए छुआछूत। पुराने जमाने में छुआछूत होता था, आजकल मैंने सुना है बैड टच, गुड टच, ये आज के जमाने में आ गया है। पहले छुआछूत एक प्रॉब्लम था, आजकल गुड टच, बैड टच। अब मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे तो कभी फील होता नहीं कौन बैड टच है कौन गुड टच है। कितने लोग गुड टच बैड टच फील होता है? कहा सर हमें कोई टच करता ही नहीं तो फील क्या होगा? नहीं, आजकल मैंने देखा लोग सब बोलते रहे। एक बात बताओ, तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो मैं हूं लग रहा है, तुम लोग कुछ मालूम ही नहीं रहता मैं कुछ बोलता हूं तो। क्या मालूम रहता है, हम शर्म से नहीं बोलते भाई, हमने ही तो वो वर्ड दिया है, गुड टच और बैड टच। मतलब जिस इंसान को हम चाहते हैं वो टच करे तो गुड टच, और जिस इंसान को हम नहीं चाहते हैं वो टच कर दे तो बैड टच। ऐसा नहीं होता तो क्या है? रहने दो, रहने दो। नहीं 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 जानना मुझे इतना ही ठीक है, इतना नॉलेज ठीक है मेरे लिए। आइए, अभी हम गुड टच बैड टच की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने में छुआछूत। छुआछूत क्या होता था सुनो। हाँ जी, अरे इधर देखो। छुआछूत में क्या होता था कि किस लोग कुछ धर्म के लोगों से, कुछ जात के लोगों से लोग दूरी बना के रहते थे, उसके साथ नहीं बैठते थे, उसके साथ खाना नहीं खाते थे, वो टच कर दे तो नहा लेते थे जी। यहां तो 100 बार टच हो तो ना नहाए लोग आजकल। तो शहरों की बात अलग है और गांवों की बात अलग है। और तुम्हें लगता है, देखिए भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत सोच के लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए जो लिखा सो कितना है, ये आज भी हो रहा है। हाँ, हमें लगता है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, ऐसे इन्होंने बहुत गुस्से में लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि भारत में अनटचेबिलिटी क्या माना जाए, एबोलिश्ड माना जाए, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसको ऑफेंस माना जाए। क्या माना जाए? ऑफेंस माना जाए। एकदम साफ लिखा हुआ है, एकदम क्लियर। ऊपर से देखिए इसके लिए एक्ट भी पास हुआ प्रॉपर, और देखो कितने गुस्से में चल रहा कहानी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस किया गया। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब कोई इसमें कोई माफी उफी नहीं है, एक्ट पास हो गया भाई, है ना। तो छुआछूत बहुत ज्यादा। अब मैं बताता हूं, मेरे घर में भी जब तक मेरी मदर थी तब तक बहुत ज़्यादा चलता था ये, और बहुत ज़्यादा चलता था। मुझे आज तक याद है, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक दुकान से मैं चीनी लेके खरीद के आ गया। छोटे छोटे बच्चे को भेजते हैं ना, जाओ चीनी ले आओ, ये ले आओ। मैं बचपन में रसना बहुत पीता था, पता नहीं तुम लोग का लाइफ ऐसा रहा है कि नहीं। गर्मी के मौसम में ये हम लोग के लिए एक गेम होता था, मतलब कि दोपहर का टाइम है ना, बर्फ़ रखो, वो रखो, मिलाओ, और सब मिल के 10-20 बच्चे हों और पियो। ऐसा लगा ओ हो मज़ा आ गया। तो उसमें मैं गया चीनी लाने, समझे। उसमें हम चीनी लाने के लिए गया बाहर। चीनी एक ऐसे दुकान से मैं लेके आ गया जहाँ से मेरे लिए घर में अलाउड नहीं था। मम्मी को पता चल गया, मुझे बाहर ही रोका गया। पहले बाहर ही पीटा गया, उसके बाद चीनी कहा गया या तो तुम बाहर ही बाहर उसको मिला के जो भी करना करके अंदर नहीं आएगा, और उसके बाद नहाया गया, मुझे ही रसना बनाया गया, है ना, और मुझे पी लिया गया। ऐसी हालत थी। तो मैंने ये सब चीज़ होते देखा है। कोई स्पेसिफिक रिलीजन का आदमी मेरे यहाँ कुर्सी पर बैठ जाए तो कुर्सी धो दिया जाता था जी। और मुझे लगता है अब शहरों में नहीं होता है, पर होता था। दादा दादी के ज़माने तक तो खूब ही हो रहा है ना। एक स्पेसिफिक कास्ट रिलीजन के लिए अलग थाली, अलग कप चाय पीने के लिए, चीनी मिट्टी वाला, है ना। ये सब पता नहीं तुम लोगों ने कभी सुना है कि नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती थी, पर मैं ये बता दूँ ये चीज़ें बहुत ही गलत है। इंसानियत के नाम पर देखा जाए तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, है ना। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ये सब चीज़ कि हाँ ये ऐसा होते हमने देखा, और शायद हमारे घर में भी होता रहा है और अभी भी हो रहा है। अच्छा, क्या, हाँ ये चीज़। अच्छा, अभी भी दिल्ली में, सोचिए दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी है, यहाँ अभी मुझे एक बच्चा बता रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ ही रहता ज़्यादातर, वो प्योर एनकेजियन है। वो बच्चा बताया कि सर मैं एक स्पेसिफिक रिलीजन से हूँ,
जब मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में फ्लैट लेने गया ना, तो मेरा नाम सुन सुन के कोई फ्लैट नहीं दे रहा था। जी जी, फ्लैट नहीं दे रहा है। जहां आधार कार्ड देखा, नाम देखा, कहा नहीं। अब आप क्या कहेंगे? तो एक बात बताइए, अनटचेबिलिटी तो चल ही रहा है। और दिल्ली में एक चीज देखा मैंने, यहां पर ना ये लोग कास्ट बड़ा घुमा के पूछते हैं। जैसे बोला आपका नाम क्या? तो नितेश कुमार। पूरा नाम क्या है? हमको पूरा नाम सुनने दामाद बनाना है तुम्हें, हैं? नहीं, ज्यादातर देखना लोग ऐसे ही पूछते हैं। आप देखिएगा मेरा सर्टिफिकेट नाम नितेश कुमार है, लेकिन मुझे यहां आके फिर मुझे वो कास्ट का सूचक वाला जो टाइटल है वो लगाना पड़ा, है कि नहीं? तो नितेश कुमार से क्या ही टाइटल समझ में आता है? कुछ कोई टाइटल, वो तो न्यूट्रल टाइटल है। कुमार तो न्यूट्रल है ना, वो कोई कास्ट थोड़ी होता है। कुमारी, कुमार, ये सब तो न्यूट्रल टाइटल है। लेकिन यहाँ पे इतना परेशान किया गया मुझे, आपको विश्वास नहीं होगा, 2 साल तक मेरा कोचिंग नितेश कुमार के नाम से चला है। बाद में नितेश कुमार जायसवाल हुआ, और सर्टिफिकेट नाम तो अभी भी नितेश कुमार है। कुछ से कुछ समझे जा रहे थे मुझे, मतलब कुछ भी कास्ट समझ ले रहा है, जिसके पास जाऊं अपना ही कास्ट समझे। मतलब कुछ 1-2 जगह तो मुझे कहा कि मैं क्या बताऊं आपको कि तुम ये क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों। मैंने कहा मैं वो कास्ट नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। तब जाके फिर मैंने कहा अब कम से कम शांति मिलता है कि लोग कहते हैं अच्छा अच्छा ये बढ़िया है, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करते हैं। लेकिन ये बड़ा कास्टिज्म मैंने दिल्ली में भी बहुत देखा है। मेरा तो मानना है कास्ट वाला, चाहे जायसवाल मुझे छोड़ना पड़े मैं छोड़ भी दूंगा, लेकिन अगर सारे लोग तैयार हो जाएं तो मैं छोड़ सकता हूँ। नितेश कुमार ही रह ज़्यादा अच्छा है। कितने लोग कास्ट न्यूट्रल रहना चाहते हैं कि उनका कोई कास्ट ही ना हो? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। बाकी लोग गाड़ी के पीछे क्षत्रिय हैं हम, हैं? आपको मालूम है ये भी ऑफेंस हो गया। अब अगर आप अपने गाड़ी के पीछे, मैं अपने गाड़ी के पीछे भी लिखवा लूं, है ना, बनिया है कि नहीं? सुनो, आपको मालूम है ये गलत है। आपने देखा होगा बहुत जगह गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, नाम सब लिखा रहता है। आपको मालूम नहीं है, एक्शन हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ये इसी में आर्टिकल 17 में आता है। आप क्यों दिखा रहे हैं इस तरीके से? और लोग करते हैं, क्या कहोगे आप? चलिए, तो भारत में क्या चीज बंद रहेगा? अनटचेबिलिटी बंद रहेगा। आइए, एबोलिशन ऑफ टाइटल। लिखो, टाइटल का हिंदी होता है उपाधि। लिखो उपाधि, उपाधि लिखो, उपाधि। सुनिए, इधर देखो, इधर देखो। जैसे मैं बोलूं, इधर देखो, इस क्लास का इसको चौधरी बनाता हूं, इस क्लास का इसको दीवान बनाता हूं। तो ये तो दीवानी हो जाएगा, सरो, उसको दीवान बनाता हूं। सुना है दीवान वर्ड? सब नहीं सुना है? पहले के जमाने में होता था चौधरी, दीवान, और बोलो तो क्या क्या, सेठ और सेठानी और लाला, लाला, ताऊ। यार ये देखो, इसका ताऊ थोड़ी, बोलो क्या क्या, बोलो। पुराने जमाने में होता था एक्चुअली, मुनीम नहीं, ये सब नहीं बोलो। सरपंच नहीं, ये सब चलेगा, बोलो। सेठ, मुंशी, उनसे नहीं यार। दीवान, चौधरी, और बोलो ठाकुर। यस, मेरे भानु पर समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहले क्या होता था, सुनो, बहुत पहले, कि अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला, पहले उन्होंने समाज को बांटा। कैसे बांटा था मालूम है? जैसे देखा जैसे देखा, मालूम चला ये एक आदमी है जिसकी बात सब मान रहा है, कहा जाओ इस जिला का या इस इलाके का तुम्हें चौधरी नियुक्त किया। उपाधि दे दे के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलता। इन्होंने साफ मना कर दिया है, कोई भी उपाधि आपको दिया नहीं जाएगा। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, ये लिखा है स्टेट किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा, लेकिन 2 टाइटल चलेगा। मिलिट्री टाइटल चलेगा, तुम ब्रिगेडियर हो, बोलो, तुम मेजर हो, वो चलेगा, चलेगा। अच्छा, एकेडमिक चलेगा, तुम सीएस हो, तुम सीए हो, तुम सीएमए हो, तुम डॉक्टर हो, है ना? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? तो मिलिट्री चलेगा, एकेडमिक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये टाइटल उपाधि न आपको भारत सरकार देगी या यहां की सरकार देगी, और न बाहर से लेके आओगे आप। बात समझ में आ रही है? जैसे मान चलो राहुल गांधी गए बाहर, और वहां की सरकार ने कहा हम आपको भारत का चौधरी समझते हैं। अरे यार, तो क्या राहुल गांधी वहां ये उपाधि ले सकते हैं? ना, भारत से मिलेगा नहीं, बाहर से आप लेंगे नहीं। क्या चीज? टाइटल। अच्छा, लेकिन मिलिट्री टाइटल है तो
और एकेडमिक टाइटल है तो चलेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आर्टिकल 18 तक हो गया, 32 तक जाना ना। आइए आर्टिकल नंबर 19, जल्दी जल्दी, अरे शांति से, आर्टिकल 19 जल्दी बोलो, राइट टू फ्रीडम। इसमें बहुत सारे हैं, देखो जल्दी से। 19(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? 19(1). 19(1) के अंदर ही सारे फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम का मतलब आजादी, आजादी, जहां आजादी बोला बस शुरू हो गया जेएनयू, है ना, हमें चाहिए है? अच्छा ब्रेक की आजादी, इधर देखो एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, है ना। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग इस देश में फंडामेंटल राइट का सिर्फ जनरल रूल पढ़ते हैं, एक्सेप्शन नहीं पढ़ते। अगर वो एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा, है ना। कुछ हमारे सरकारों में भी कमी है, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए होने देते हैं। उनको भी लगता है कि जेएनयू में हल्ला फैलेगा तभी तो दूसरे रिलीजन वाला मेरे फेवर में आएगा, नहीं समझे। नहीं तो सरकार और पुलिस मजबूत हो जाए तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं होगा जी, है कि नहीं। लेकिन ये खुद चाहते हैं ऐसा हो। अभी अभी हो रहा है ना, अभी तुम्हारा शायद मध्य प्रदेश में, कोलकाता में, बिहार में तो बम ही फोड़ रहा है। वो बिहार शरीफ में भी कहाँ सुना होगा ना, अभी दंगा उंगा चल रहा है, एकाएक रामनवमी को लेकर दंगा उंगा शुरू हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, इसमें हमाम में सब ऐसे ही हैं, है ना, कोई धुला हुआ नहीं है। कौन क्या करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, सबको मालूम। लेकिन मरेगा कौन? कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं मरेगा, मरेगा आम जनता। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका रंग मतलब खून का रंग तो सबका लाल ही है ना, लेकिन लोग समझते नहीं। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 आपको कितने फ्रीडम वाले फंडामेंटल राइट देता है? 6। 1 2 3 4 5 6 7, और ये दिख नहीं डिलीटेड, इसलिए कहते हैं पूरा देखा करो। F डिलीट हो गया, F क्या हो गया है? डिलीट। तो हमें क्या पढ़ना है? ABCDEG, ABCDEG, ठीक है। आइए, पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम सब पे भी बात करेंगे। दूसरा फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो खत्म ही हो गया, ये ना प्रॉपर्टी वाला। प्रॉपर्टी वाला क्यों खत्म हो चुका? फंडामेंटल राइट ही खत्म हो गया। अरे आर्टिकल 31 खत्म नहीं हो गया? प्रॉपर्टी वाली सारी कहानी डिलीट हो चुकी है। उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये जितने भी छः के छः तुम्हें मैं फंडामेंटल राइट दिखा रहा हूं, क्या ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं एब्सोल्यूट हैं या सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन है? तो याद रखिए, इन सब पे क्या लगाए गए हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब बोलो सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहां हैं? तो 1902 से 1906 तक, 1902 से 1906 तक। तो 19(1) क्या देता है? फंडामेंटल राइट। 2 3 4 5 6 क्या लगाता है? एक्सेप्शन। क्या लगाता है? एक्सेप्शन। अच्छा, जब भी एक्सेप्शन लगाया जाएगा तो रीजनेबल होगा कि बहुत ज्यादा होगा? रीजनेबल। अरे एक बात बताओ, जनरल रूल से बड़ा एक्सेप्शन लिख दोगे तो जनरल रूल का इज्जत बचेगा? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि आप जब भी एक्सेप्शन लगाएं तो एक्सेप्शन के लिए लॉ पास होना चाहिए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे रूल्स इन सब से नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारे फंडामेंटल राइट को रूल से छू देगा? आपको लगता है ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशन से? जब भी आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर एक्सेप्शन क्रिएट होगा तो एक्ट से। किससे? एक्ट। यहां लिखो एक्ट। अरे एक्ट कौन बनाता है? लेजिस्लेचर ना। एग्जीक्यूटिव क्या बनाता है? रूल्स रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं हो पाएगा। बताओ, फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन क्रिएट करने का मतलब फंडामेंटल राइट नहीं देना। तो फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा है तो ये तो एक्ट से ही आना चाहिए क्या? क्योंकि अगर सरकार को पावर दे दोगे ना तो डेली तुम्हारा एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। तुम सरकार के बारे में बोलो क्या एक्सेप्शन होगा, चल। इसलिए एक्ट से। कहां से? एक्ट। दूसरा, क्या ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए? रीजनेबल। अब मालूम चला जनरल रूल 1 लाइन का है और एक्सेप्शन 17 लाइन का है, तो एक काम करो भाई, छोड़ ही देता हूं फिर। नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। ये बचपन में होता ना ऐसा कि जूता उल्टा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे एक टीचर थे हॉस्टल में, बहुत पीटते थे इस बात पे। चप्पल अगर उल्टा हो गया तो हमें उल्टा देते मार मार के। पड़ोसी में लड़ाई हो जाती है, हैं? उल्टा छूट जाने से घर में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करवाना है, सारा चप्पल उल्टा कर देना। आइए,
अच्छा, रेस्ट्रिक्शन जो लगाएंगे, कुछ भी मतलब बेकार का एक्सेप्शन या ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बाधा बन रहा है तो एक्सेप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बाधा बन रहा है तो एक्सेप्शन, अदरवाइज एक्सेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, सबसे पहला आर्टिकल 19(1)(a), अरे बोलो 19(1)(a) लिख दो बगल में, अरे 1A 1B 1C 1D 1E 1G, F तो है नहीं। आर्टिकल 19(1)(a) क्या है जल्दी बताओ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, आप अपने भावनाओं को, आप अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं भाई? तो आप मुंह से बोलकर, अब लिखा हुआ तो क्या बोलूंगा, क्या लिखा है? बाय वर्ड ऑफ माउथ, लिख के, प्रिंट करा के, पिक्चर में और एनी अदर मोड। तो अपने भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। भावनाओं को अंदर मत रखिए, पेट में गैस हो जाएगा, है ना। तो जो मन में है बोल दीजिए, है ना। कहा अभी गाली बोलने का मन है आपको, एक्सेप्शन में काउंट होगा, अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर इतने पे छोड़ दिया, कहा आज देखिए हम आपको क्या क्या बोलते हैं, तो भावना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है? रेस्ट्रिक्शंस। तो आपके मन में जो भी भावनाएं हैं वो आप बोल सकते हैं। और एक चीज मैं बताता हूं, लोग डर जाते हैं दुनिया में, है ना। डरना नहीं चाहिए, आपके मन में जो है बोल देना चाहिए। ज्यादा रखने से क्या होता है ना, लंबा खींचता है, लंबा खींचता है तो बीमारी का रूप ले लेता है। तो कुछ लोग ना अपने अंदर भावनाओं को रखे रहते हैं, रखते रखते सड़ने लगता है अंदर वो भावना, और सड़ के वो बीमारी पैदा करता है, जिसमें आपने सुना होगा लोग डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन सब में वही लोग जाते हैं जो लोग चीज़ों को छिपाते हैं। एक बड़ा अच्छा, एक मैंने देखा फेसबुक पर लिखा हुआ कि मेच्योर लोग डिप्रेस हो रहे हैं और छपरी लोग घूम रहे हैं। समझते हो? छपरी लोग समझते कौन होते हैं? जो रोड पे खड़े हैं, किसी को आई लव यू, 2 थप्पड़ खा गया, ठीक है, खत्म, दूसरे को देखेंगे, है ना। तो ये लोग छपरी टाइप के लोग हैं, ये अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस ऑफिसर, बोलूं कि ना बोलूं, अगर वो मना कर दी तो शायद मैं रिजेक्शन फेस नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं, यही सब बोलते हैं ना, रिजेक्शन में फेस नहीं कर पाऊंगा, क्या दोस्ती भी खो दूंगा। कितने लोग हैं भाई जो दोस्ती पर रिस्क है? ऐसे भी जिस दिन वो भावना मन में आई, दोस्ती खो ही चुका है ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि उससे दोस्ती भी तोड़ लो और अपना नया दोस्त खोजो, जो सिंपल सा मीनिंग है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग को जिंदगी में कभी किसी के लिए हल्की सी भी कोई फीलिंग आए, उसको व्यक्त कीजिए। कुछ बात बननी होगी तो आगे बढ़ जाएगी, नहीं बननी होगी दूसरे की तरफ चले जाइए। नहीं, क्या करेंगे आप? एक पर एक लोग दुनिया में हैं, स्मार्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे। एक के पीछे ज्यादा पढ़ने का नहीं, बीमारी का रूप ले लेगा वो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) को एकदम अंदर तक समझो। और हाँ, अच्छा, कभी कभी खैर मैं तो अपने भावनाओं को बहुत दबाता हूं, लेकिन अब मैं सुनो, मैं बता रहा हूं, अरे सुन लो यार, मैं आपको बताता हूं, मैं अपने पापा से एकदम बात नहीं करता, एकदम बात नहीं करता। बचपन से ही एक डर जो बन गया, मैं उनसे कभी बात ही नहीं करता। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनसे बात करूं और उनको बोलूं कि उनको मैं कितना मानता हूं, है कि नहीं? तो लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता, और मैं चाहता हूं कि बोलूं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे, कोई भी भगवान नहीं है इस दुनिया में, है कि नहीं? इसी तरह लोग दोस्तों में भी करते हैं। क्या पता जो आप सोच रहे हो सामने वाला भी वही सोच रहा हो, वेट कर रहा हो कि आप पहले बोले, आप पहले बोले, तो मुझे तीसरा घुस जाता है, बेस्ट फ्रेंड, कंधा देने वाला। अब वो मामला क्या कर देता है? खराब कर देता है। इसलिए बोलिए जरूर, बोलिए जरूर, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा सोचने से चीजें खराब होती हैं, बीमारी का रूप लेती हैं। डिप्रेशन, क्या क्या बोलते हैं आजकल, कौन कौन बीमारी सब। गांव के लोगों को समझ में आता है डिप्रेशन? गांव के लोगों को बोले पता नहीं सर दर्द कर रहा है यार, है ना, 2 बार नहा लेता हूं। और दिल्ली के लोग, साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, है ना, क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट, हाँ, साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, है ना, उससे सेशन लेना पड़ेगा। और साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं, वही चक्कर चला लेता है उस, ज्यादातर यही होता है। जिन लोगों ने एक यू नाम का एक वेब सीरीज आया था, यू, नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखा हो तो उसमें ऐसा ही होता है। उसी दिन से मैंने सोच लिया कभी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, है ना, किसी को भेजूंगा, खुद ही 2 बार नहा के क्लियर, जैसे गांव में होता है। गांव में लोग डिप्रेशन में होते हैं, पर लगता है तुम्हें डिप्रेशन में,
ज्यादा डिप्रेशन हुआ, खैनी लगाया, टक, खत्म। तो उसका पूरा इलाज उधर ही है कि नहीं? हाँ, दिल्ली के लोगों सब में देखा मैंने आजकल कुछ ज्यादा ही चोचले पाल रखे हैं इन लोगों ने, है ना। मैं काफी डिप्रेशन में हूं, मैं काफी ये, अरे यार डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन, काम करो, है ना। चलिए आइए अगला। तो डिप्रेस होने का नहीं है ना। एक दो बच्ची पूछ रही है आपको इतना कुछ कैसे पता रहता है, लगता है सारे फेस से आप निकले हैं। आइए, यस निकला हूं। आगे देखो, अच्छा एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, ये उस समय की बात है जब भारत में इमरजेंसी था। सुना है इमरजेंसी? इमरजेंसी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने तो पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया। तो क्या हुआ, जो प्रेस है ना, प्रेस मीडिया, वो उनके खिलाफ लिखने लगा। तो डेली न्यूज़पेपर में इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा जा रहा था, सरकार के खिलाफ लिखा जा रहा था। तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी इन सब ने क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, न्यूज़पेपर छपने से पहले मेरे से पूछो, पहले मैं देखूंगा क्या छप रहा है, उसके बाद ही छपेगा। और अगर मेरे से बिना पूछे तुमने छापा, है ना, तो वो इलीगल हो जाएगा। तो बताइए ये प्री सेंसरशिप नहीं है? प्री सेंसरशिप है ना। एक बताओ, फिल्म बनते वक्त सेंसर बोर्ड देखता है या फिल्म बनने के बाद? बनने के बाद ना। यहां क्या बोला, छपने से पहले मुझे दिखाओ, मतलब हम जो चाहेंगे वही छपेगा न्यूज़पेपर में। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय में बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट प्रेस वाले थे, उनकी रात में लाइट काट दी जाती थी, जैसे मशीन ही नहीं चलता था और वो न्यूज़पेपर निकलता ही नहीं था। तो ऐसा भी हुआ है। तो उस समय मेनका गांधी तो जानते ही हैं आप, उन्हीं परिवार की बहू है ना, लेकिन उनके खिलाफ है। शायद बीजेपी में है ना मेनका गांधी, बीजेपी में है ना, वरुण गांधी और मेनका गांधी, है ना। तो इन लोगों ने केस कर दिया, केस किया तो वहाँ पर साफ, वहाँ पर कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये भी आर्टिकल 19 बने का क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है। आप प्री सेंसरशिप कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका नहीं दे रहे। बाकी तुम लोग को याद होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ा था हमने, उसका भी ऑरिजिन यही था। तुम लोगों को बताया था मैंने आरटीआई एक्ट के अंदर आर्टिकल 19, है ना, कि अगर आप भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के लिए आरटीआई एक्ट चाहिए, है ना। अगला, अच्छा एक बात बताइए, एक केस है, केस का नाम बोलो। बिजोई इनामुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला। अच्छा एक बार क्या होता है कि एक बच्चा किसी वजह से नेशनल एंथम या कोई भी इस तरीके का राष्ट्रगीत सब चल रहा था, उसको गाने से मना कर देता है। तो उसको स्कूल वाले पीटते हैं पकड़ के। तो उस केस में कहा गया कि नहीं आपको बोलना पड़ेगा ये वो। तो लेकिन कोर्ट में जब ये केस गया ना, तो कोर्ट ने बोला कि राय मतलब जो बोलने का हक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का हक है, उसी में एक हक और भी इंक्लूड होता है, राइट टू रिमेन साइलेंट। अगर किसी मुद्दे पे आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, तो चुप भी रह सकते हैं। तो ये नहीं कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो किसी के मुंह में घुस के बुलवा लोगे, है कि नहीं बोलना चाहता है वो, चुप रहना चाहता है। कभी कभी होता है लाइफ में, हम चुप रहना चाहते हैं, होता है कि नहीं होता, पहले बताइए। मुंह में गोलगप्पे हैं, कैसे बोलूंगा? तो कभी कभी किसी मुद्दे पे अपनी राय ना रखना भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर का फंडामेंटल राइट ही माना गया है। हम बहुत सारे मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, और आप नहीं बोलना चाहें तो नहीं भी बोल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन अब एक बात बताओ, जो मैंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलने, तो कुछ भी का मतलब कुछ भी बोलोगे या एक्सेप्शंस भी है कुछ? अब भारत के संप्रभुता एकता के खिलाफ बोल रहे हो, भारत के खिलाफ बोल रहे हो, नहीं बोलने वाले बोलते नहीं है, स्लोगन लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे ये सब। तो आप भारत की एकता और संप्रभुता पे क्या कर रहे हैं, अटैक ही तो कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े कैसे होंगे भाई, भारत पूरा एकता का देश है, हैं? यहाँ पे हम भारत को और बढ़ाना चाहते हैं और तुम उसको टुकड़े की बात कर रहे हो। तो उस केस में तो रिस्ट्रिक्शन में फॉल करता है, आर्टिकल 19(1)(a) का रिस्ट्रिक्शन है, ये केस हो सकता है उस पर। अगला, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मालूम चला है आप इंडियन आर्मी में है और पाकिस्तानी को बता रहे हैं, जानते हो हम लोग कहाँ कहाँ बम लगाए हुए हैं। तो बोला आपने क्यों लगाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अरे भाई, इससे भारत का सुरक्षा बिगड़ सकता है ना। फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, मालूम चला जापान के साथ इंडिया का अच्छा दोस्ती चल रहा। अभी मालूम चला जापान का प्रधानमंत्री आया, तुम पकड़ गाली दे दिए, तो उससे क्या उस देश के साथ बिगड़ नहीं जाएगा मामला। अगला, पब्लिक ऑर्डर। मालूम चला सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बाहर एक कुर्सी लगाए, जो आ रहा है उसे कान में गाली दे रहे गंदा गंदा। कहा आज गुस्से में हूँ, गाली दूंगा, क्या कर लोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अरे भाई, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा नहीं है, गाली दोगे मारपीट नहीं शुरू हो जाएगा वहां पे। डिसेंसी और मॉरलिटी, कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी को देख के कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने फैसला सुना है, कोर्ट को गाली देना स्टार्ट कर दिया सीधा जज को सामने। डिफेमेशन पढ़ाया था ना तुम लोग को आईपीसी में, किसी के बारे में बुरा बोलना गलत भी हो सकता है। और भड़का रहे हैं, इंसाइटमेंट का मतलब भड़काना, लिखो किसी को भड़का रहे हैं, जैसे गोलमाल फिल्म में नहीं भड़का रहा था वो, गोपाल ने तुझे ऐसे बोला, मैं होता तो उसको मार देता, देखे वो भड़काता रहता है। जितने भी दंगे उंगे होते हैं सब भड़काने की वजह से तो होते हैं, है ना। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो सुलझ जाएगा, बशर्ते तीसरा बीच में ना आए। तीसरा जिस दिन बीच में आया कभी जिंदगी में नहीं सुधरेगा। तो ये याद रखना तुम लोग, जो तुम लोग तो सब शादीशुदा सब हो, तो तुम लोग का पति पत्नी में कोई झगड़ा हो तो पति पत्नी तक रखना, सास ससुर देवर देवरानी और क्या होता है ननद, ये सब मैं अब समझने लगा हूं थोड़ा थोड़ा। सुनिए, अरे मेरी शादी नहीं होने वाली है, सुनो, मेरी सिस्टर की शादी हुई है तो वो मुझे वहाँ कहानी सुनाती रहती है, तो मैं पूछता हूँ देवरानी कौन, अच्छा ये, ओहो ननद कौन होती है, तो ये वाली, तो मैं सीख रहा हूँ आजकल। सुनिए, धीरे धीरे काम आ जाएगा। अरे देवरानी, मुझे लगा कहीं की रानी होगी वो, मुझे क्या पता था कि देव प्लस रानी, मैं समझा कि देव की रानी, पूछा था देवर की आनी, ये होता है ना देवरानी। तो क्या क्या सब, तो दो लोगों के झगड़े हमेशा खत्म हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही झगड़ा खत्म करना चाहेगा, लेकिन तीसरा चौथा आ गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लीज तीसरे चौथे को बीच में आने नहीं देने, तो चौथा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या ये कंपनी को मिलेगा क्या, कंपनी को नहीं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिटीजन को मिलता है, और हम लोग पढ़े थे वहां कंपनी लॉ में, कंपनी सिटीजन नहीं है, भूल गए तुम लोग, कंपनी सिटीजन नहीं है, तो कंपनी को नहीं मिलेगा ये। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, तुमने कंपनी को ये फंडामेंटल राइट नहीं दिया, लेकिन उसके चक्कर में उसके जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, उन पर असर हो गया, तो क्या उस केस में फिर दे देगा सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है चलो फिर मैं राइट देता हूँ। कहाँ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर और कंपनी, मतलब शेयर होल्डर तो इंडिविजुअल ही है ना, उन लोग का नुकसान हो रहा है तो फंडामेंटल राइट दिया भी जा सकता है ना। मिला कि नहीं मिला तुम लोग को। चलिए अब आइए, केस का नाम बोलो। अच्छा एक बात बताइए, ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ मुंह से बोलने का, या मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो विजुअल सब चलेगा। देखते नहीं आजकल कार्टून बना के, सो सॉरी देखते हो आज तक चैनल पे, उसमें बहुत कुछ बोल जाता है वो। अगला, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, है ना। इसमें माना गया था कि नेशनल फ्लैग अगर हम अपने छत पे फहरा रहे हैं तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट ही है, हमें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर जब हम झंडा फहराते हैं तो हम अपने देश के प्रति अपना प्यार जताते हैं, और आप अपने देश के प्रति अपना प्यार जता सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, याद रहेगा। तो आप अपने छत पे आराम से झंडा फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अगला, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब जमा होना, लिखो असेंबली का मतलब जमा होना। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर के बाहर हम लोग लाइन लगा के सब जमा हुए हैं और क्या गा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, चलेगा। मस्जिद में एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, चलेगा, बोलो। तो ये सब अलाउड है। आप, अच्छा ठीक है, बर्थडे है, बर्थडे है, सारे लोग टोपी पहन के, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं, बोलो, चलेगा। किसी की शादी है, ठूसने के लिए हम बहुत लोग पहुंच गए हैं, चलेगा। तो क्या हम भीड़ वीर इकट्ठा कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर उसके लिए एक पीसफुली, जैसे आजकल मैं देखने लगा हूं दिल्ली में थोड़ा, लक्ष्मी नगर तो आजकल हाइपर एक्टिव है, फ्लैट व्लैट का सिस्टम बहुत चलने लगा लक्ष्मी नगर में। सैटरडे रात में इतना हल्ला करता है सब कि नींद बिगाड़ देता है। अरे भाई मैं अपने फ्लैट में अकेले रहता हूं भाई, तुम दुकेले हो गए हो तो तुम हल्ला क्यों कर रहे हो, है ना। आस पास में इतना हल्ला होता रहता है रात भर कि मुझे परेशान किया रहता है। अरे भाई ठीक है, तुम लोग वीकेंड मना सकते हो, है कि नहीं, हाँ वीकेंड मना सकते हो, पर इसका क्या मतलब है, कभी लड़का का आवाज आ रहा है, कभी लड़की का आवाज आ रहा है, रात भर ये लोग गाना गाता रहता है ना। तो आप एक बात बताइए, अरे पीसफुली रहो, कैसे रहो, पीसफुली रहो। आप असेंबल होइए, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, रहिए साथ में, लेकिन भाई पीसफुली रहो। बगल में एक इकलौता लड़का अपने घर में सोया हुआ है, उसको भी तो देखो, उसके भावनाओं को बरकरार रहो। सुनो अगला, अगला देखिए, अरे सुनो, अरे सुनो,
अरे सुनो यार, मतलब वीकेंड तो सबका हो सकता है ना। अब मेरे जैसा आदमी अकेले प्रोफेशनल की क्लास संडे को, ये सोचता रहता हूं बैठ के। अगला, विदाउट आर्म्स, बंदूक बंदूक लेके जमा हुए हैं, चलेगा? तलवार वलवार लेके, ये अलाउड नहीं है। तो दो कंडीशन है, बोलो क्या क्या? पीसफुली और विदाउट आर्म्स। आप इकट्ठा हो सकते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात, रेस्ट्रिक्शंस है। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, सबका क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्शन। फिर वही बात, इकट्ठा हो गए जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे कर रहे हैं, अलाउड होगा क्या? इससे भारत के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पर फर्क पड़ रहा है? पब्लिक ऑर्डर भी कर रहा है, रोड पे ही जमा हो गया सब, बीच रोड पे जमा है, पूरा एकदम जाम लगा हुआ है, अब वहीं पे बर्थडे टू यू कर रहे हैं, बोलो अलाउड होगा? अरे आपको मालूम है केस हो जाता है इन लोग पे। ये आजकल का जो लड़का सब है, रात में 1 बजे निकलता है और कहीं पे गाड़ी लगाएगा और गाड़ी के बोनट पे केक काटेगा। आजकल ये नया जमाना शुरू हो रहा है, हैं? तुम लोग भी करते हो क्या? मैंने देखा लोग ये सब, तुम लोग बच्चे नहीं, इन सब चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो कि हमें भी ये करना है। एक वो पिक्चर है और एक ये पिक्चर है कि अच्छा बर्थडे मनाना है तो चलते हैं लंदन, चलते हैं। नहीं बताओ, दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए? हैं? लंदन बोला ना, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? सीएस बनना पड़ेगा। तो आप देख लो, है कि नहीं? वहां पे लोग रोड पे काट रहे हैं, माउंट चल पुलिस आई, भागा, केक लेके भागा। एक है 5 स्टार होटल में लोग जमा हो रहे हैं, इतने लोग जमा हो रहे हैं, उस समय केक कट रहा है। तो आप देख लो कौन सा लाइफ चाहते हो आप। तो आप जैसी चीजों से अट्रैक्ट हो तो वैसे ही बनते हो, तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? अब देखिए कुछ लोग बाइक से होते हैं, बाइक ऐसा बाइक जो चला यहां पर आवाज 3 किलोमीटर तक जा रहा है करते हुए, अब वो लेना चाहते हैं या मर्सिडीज में बॉडी में बैठना चाहते हैं। आप जैसी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ही बनते हैं। चलिए अगला, अच्छा हम एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे कंपनी बना रहे हैं, बोलो एलएलपी बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कोचिंग खोल रहे हैं, क्या ये सब कर सकते हैं? अरे बोलो यार, एकदम कर सकते हैं। लेकिन चलो फिर वही बात, कुछ क्या है, एसोसिएशन बना के बस भारत तेरे टुकड़े होंगे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? ये पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं और मॉरलिटी। कुछ लोग मतलब जैसे एसोसिएशन बन रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव है कि देश में कैसे ऑनलाइन फ्रॉड किया जाए। जामतारा देखो, जामतारा, अरे उल्लू टीवी देखते रह जाओगे जिंदगी भर। देखे हो जामतारा? नहीं देखे, नेटफ्लिक्स पे ही है ना। उसमें क्या है, एक जगह है वहां पर ये लोग फोन कॉल नहीं करता है, हेलो अपना ओटीपी बताइए, और जहां आपने ओटीपी बताया आपके अकाउंट से पैसा गायब। तो ये एक जामतारा नाम का एक वेब सीरीज बना है, उसमें दिखाया गया। तो मॉडलिटी। अच्छा एक चीज और, एक बार क्या होता है, इधर देखो, सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लीजिए, अरे इधर देखो, मान लो सीएस नीतीश कुमार जायसवाल कोचिंग रन करते हैं और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट में मुझे कुछ मेंबर चाहिए, तो मैं जबरदस्ती कॉलर पकड़ पकड़ के, इधर देखो, कॉलर पकड़ पकड़ के सबको चल मेंबर बन, चल। राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। एक बात बताइए, क्या इसमें से कोई बोल रहा है कि हम आपके एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं? तो फिर वही, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट, ऐसे यहां राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन इंक्लूड्स राइट नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन ऑल्सो। अगर आप किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो आपके साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। केस का नाम बताओ। क्या बात है, ज्यादातर बच्चा सेकेंड पार्टी का नाम लिया है, फर्स्ट पार्टी का नाम नहीं लिया। कुछ बता, सीताराम है? चलिए, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ? राइट नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, लिखो राइट नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, मिला? तो चलिए अगला, हाँ जी अब सुनो एकदम शांति से। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, याद रखना, सुनिए, आप पूरे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप आराम से घूम फिर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पर उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि जनरल पब्लिक, अब जैसे कहीं बाढ़ आया हुआ है और वहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, तो नहीं हम बाढ़ में भी घुसना चाहेंगे, तो मतलब है क्या? कहीं भूकंप आया हुआ है, कहीं क्या पहाड़ वहाड़ गिर जाता है, क्या बोलते हैं उसको,
लैंडस्लाइड नहीं, और भी तरीके, लैंडस्लाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? और वो जो उसमें होता है जो आइस वाला जो होता है वो एवलॉन्ज, एवलॉन्ज कहते हैं ना, तो एवलॉन्ज ये सब हो गया, तो वहां जाने देगा आपको कि वहां रोक लगा देता है? तो जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा अगला, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब आदिवासी, आदिवासी जनजाति। देखो उन लोग की दुनिया अलग है, वो लोग जंगल में रहते हैं और एकदम प्योर जंगल में रहते हैं, इतने रिमोट एरिया में रहते हैं, उनका खाना पीना रहना सब कुछ अलग होता है। आपको मालूम है ना, आदिवासी को देखे हो, आदिवासी जो प्योर जनजाति आदिवासी जो पुरानी फिल्मों में दिखाया था, मालूम चला घूमते घूमते उसके यहाँ घुस गए, उलो हुम्बलल्ला 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 कर रहा है और घुस गए तुम बीच में, अब घुस के फोटो ले लो कि पत्ता कैसे पहना है भाई, है ना? आप बताइए, उसमें कुछ नहीं करेगा, एक भी देख लिया ना तो सीधा तीर, और तीर लगा उसके बाद एक बांस पे तुमको उल्टा बांधेगा और नीचे आग लगा देगा, और माँ काली का बहुत बड़ा मूर्ति होगा, पहले गाना चलेगा और फिर बलि चढ़ेगा। तो बोलेगा ये गलत हो रहा है, तो शुरू किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को मत तुम छेड़ो, तो तुम उसको छेड़ोगे, फोटो खींचोगे जाके, तो तुम्हें छोड़ेगा फिर? मालूम है ना? अब ये जितना भी प्लॉटिंग मैंने बताया था, किसी न किसी फिल्म में देखा होगा तुमने। बताओ तो कौन से फिल्म में ये सब दिखाता है ऐसे? ये जुमानजी, क्या है, जुमानजी है ना, जुमानजी में नहीं है ये, किसी में, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि उधर घुस जाता है और वो लोग उसको मारता उड़ता है। तुम लोगों ने देखा ही नहीं आज तक ये, मतलब ऐसा कोई फिल्म का प्लॉट नहीं देखा आज तक कि वो पहुंच जाता है उसमें, तो है पुरानी में भी आजकल। अच्छा तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है ये चीज? हाँ, तो याद रखिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, जो आदिवासी जनजाति है, उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, वो डिस्टर्ब हो गया तो भी बच नहीं पाएंगे, उनके सामने कुछ नहीं चलता है। अच्छा बहुत सब बार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, देखा होगा, उन लोग के लोग चले जाते हैं वहाँ चले जाते हैं, डिस्कवरी वाले जाते हैं, उनसे बात करते हैं और काफ़ी इज्जत से बात करते हैं। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो दिखाता है, ये साउथ अफ्रीका सब में तो गजब गजब है, देखा है, इधर से इधर कुछ भौंके रहेगा, इस तरीके से निकला हुआ, नाक में इतना बड़ा कुछ पहने रहेगा, यहाँ पहने रहेगा, देखा है, कपड़े पत्ते के रहेंगे, ज़्यादातर पत्ते के पहनते हैं। एक फिल्म में ऐसे पत्ते का कपड़ा पहन लिया जॉनी लीवर, और उसके पीछे लग गई बकरी, देखा होगा वो वाला। उसके बाद जो उसका हाल हुआ, अब बकरी भूखी थी, कहानी खत्म था उसका। तो अच्छा, रेजिडेंस, क्या हम भारत के नागरिक हैं, क्या हम कहीं भी घर बसा सकते हैं अपना? मतलब घर बसाने का मतलब घर बना सकते हैं बोलो, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी आप अपने लिए घर बना सकते हैं, घर बसा सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यूपी के रहने वाले दिल्ली में घर ले सकते हैं, दिल्ली के रहने वाले पंजाब में घर ले सकते हैं, कहीं भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। बस फिर वही एक्सेप्शन, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपने सुना होगा क्लास में, अपने यहाँ उत्तराखंड के बहुत बच्चे आते हैं, जैसे उत्तराखंड माउंटेन एरिया, इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर भी माउंटेन एरिया है, खासकर कश्मीर। उसके बाद तुम्हारा हिमाचल भी माउंटेन एरिया है। आपने सुना होगा, उड़ती उड़ती हवा कभी आई होगी और सुना होगा कि शायद इन सब जगहों पे हम लोगों के लिए अलाउड नहीं है। हाँ, जैसे शिमला है, आप नहीं खरीद सकते। नागालैंड में भी, जो मुझे लगता है जो एग्जैक्टली क्या है, पहाड़ का इलाका, उसका कारण है, जानते हो कारण क्या है? एक तो दिल्ली में पैसा बहुत है, आज अलाउ कर देना कि उत्तराखंड में पूरा उत्तराखंड का सब पहाड़ खरीद लेगा यहाँ का आदमी, सब नहीं समझे, सब क्या करेगा, एक घर यहाँ रखेगा और एक घर वहां रखेगा कि हाँ हम छुट्टी में जाएंगे वहां पर। आप समझ नहीं रहे हैं, एक तो जब इतने घर बनने लगेंगे तो माउंटेन खत्म। आपको मालूम है माउंटेन हमारे लिए बहुत जरूरी है, माउंटेन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनका रास्ता वन वे होता है। मालूम है वन वे मतलब एक बार में एक ही गाड़ी चलती है, अगर मान लीजिए वहां भीड़ बढ़ गई तो आप बताओ बहुत बड़ा मुश्किल, वहां जाम लगने का मतलब कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ही नहीं होता है, फिर आपको ऊपर से गिरना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता होता है? पहले बताइए आप, ज्यादा रास्ता बोलेंगे धक्का मार देगा, जा सीधा नीचे 10 किलोमीटर शॉर्ट। मैं एक बार देहरादून के, कितने बच्चे हैं देहरादून या उसके आसपास के हैं, देहरादून गया, देहरादून के बाद मुझे मसूरी जाना था, मसूरी ना ICSI का ही प्रोग्राम था,
तो मैं गया, तो मैं देहरादून पहले पहुंच गया। देहरादून बहुत अच्छा जगह, बहुत ही बढ़िया। देहरादून ज़्यादा, एक्चुअली देहरादून में मेरा पहले सेंटर चलता था, फ्रेंचाइजी सेंटर मेरा चलता था। तो फ्रेंचाइजी वाले ने मुझे बुलाया हुआ था, 19 की कहानी, 2019 तक में सब कुछ चला। कोरोना आके सारा फ्रेंचाइजी वही ले लिया, कोरोना सारा फ्रेंचाइजी ले लिया मेरा। उसके बाद मैंने पूछा वो कैब वाले से कि भाई मसूरी में कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला कि सर इतने घंटे लगेंगे। तो मैंने बोला कितना किलोमीटर है, तो कहा इतना किलोमीटर है। तो मैंने कैसे, कहा वो देख रहे हैं वहीं जाना है। मैंने कहा अच्छा वहीं जाना है, तो वहाँ ठीक तो यार, तो चले जाएंगे ऐसे। बोला सर ऐसे नहीं जाते हैं ना। उसने बोला ऐसे, बोला 40 किलोमीटर। मैंने कहा 40 किलोमीटर ऊपर तो नहीं दिख रहा है यार ये। तो कहा सर ऐसे नहीं जाते, ऐसे जाते हैं, ऐसे। जब ऐसे जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये हालत है। अब आप जरा सोचिए कि वहाँ कितना मुश्किल होगा। एक बार मेरे साथ हुआ, मैं गया था वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कितने लोग गए हुए हैं? अच्छा, वैष्णो देवी जाते हैं तो मैं नाम भूल जाता हूँ, बताओ तो कौन कौन जगह और हम घूमने जाते हैं? शिवखोड़ी। शिवखोड़ी कितने लोग हैं? लक्ष्मी नगर। देखो, शिवखोड़ी से मैं आ रहा था, रात में क्या हुआ, शाम हो गया और पहाड़ी पहाड़ है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। शिवखोड़ी तो पूरा पहाड़ी पहाड़ है। मेरा जो कैब ड्राइवर था वो शराब पी लिया था कि क्या पी लिया था गधा। उसका क्या हुआ, कैब का वो जो ब्रेक है फेल हो गया। अब ब्रेक फेल हुआ, मेरा तो हालत, मैं दिल्ली का रहने वाला, एक तो पहाड़ वाला, अभी तक मजा आ रहा था। जहां सुना ब्रेक फेल हुआ कि मेरा हालत बस, क्योंकि वहां तो हल्का सा भी हुआ तो फेल। अरे बगल बगल में कहां रोकूंगा। उसके बाद आपको विश्वास नहीं, 7-8 किलोमीटर, मतलब उसकी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद कर दिया उसने। फिर भी वो ऐसे 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 होते 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 वो अपने आप ही गाड़ी चलती है। एक्चुअली वहाँ 2 तरह के रोड थे, या तो ऊपर या नीचे। और नीचे हैं तो वो अपने चलते रहेंगे, आराम से चलते रहेंगे। कभी कभी देखना तुम लोग गए होगे अगर हिल स्टेशन पे, ये लोग गाड़ी बंद कर देता है और 3-4 किलोमीटर ऐसे ही चलता रहता है। मैंने कहा कि कहाँ, कहीं रुकेगा कि आज पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ जहाँ मुझे नहीं पहुँचना है। अरे बोला सर कहीं जगह देखता हूँ। तो एक गुरुद्वारा आया, तो उसके आस-पास कहीं पर जैसे करके रुका। रुकने के बाद एक आदमी नहीं दिख रहा है। फिर रात होती ना, पहाड़ वहाड़ पे देखना आवाज़। मैंने कहा अब तो, मैं कहा पैदल तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे घर पहुंचना है और क्लास भी लेना है दिल्ली में। ठीक है, फिर जैसे तैसे एक सरदार जी ने मेरा हेल्प किया, वो मुझे मेरे होटल तक पहुंचा के गए कटरा में। और उनका मैं हमेशा ही धन्यवाद करता हूँ कि चलो उन्होंने मुझे बचा लिया, है ना। और तब जाके मैं वहाँ तक पहुँचा और उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी एक बेटी थी, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती हुई मेरी। अरे सुनो, अरे यार तुम लोग हर बात पे यार, मेरे से 1 साल बड़ी थी वो, सुनो पहले, मेरे से 1 साल बड़ी थी वो। उससे मेरी दोस्ती हुई और आज तक वो इतनी अच्छी दोस्त है कि मुझे वो बुलाती भी हैं कि आप आइए कभी घूमने फिरने। मैंने कहा ब्रेक फेल ना, अब मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो आप मेरी बात को ध्यान से, कभी कभी लोग ऐसे ही मिल जाते हैं ज़िंदगी में, मालूम है। अब देखिए सरदार जी से कितनी अच्छी दोस्ती हो गई मेरी, और नहीं कितनी अच्छी दोस्ती हो गई, जब मैंने उनको बुलाता भी हूँ आइए आप दिल्ली आइए। तो सुनिए, एक तो आप, अब बताओ आप ऐसे जगह पे अगर आप लेंगे पहाड़ वहाड़ पे तो मुश्किल नहीं हो जाएगा, है ना। कश्मीर के बारे में मैं बताता हूँ, वहाँ पे लोग पानी कहाँ से पीते हैं मालूम है? बताया था तुम लोगों को? वहाँ एक वर्ड बोलता हूँ, लोग चश्मे से पानी पीते हैं। मैंने कहा चश्मा से कैसे पानी पीते हो भाई? तो कहा हाँ, कहा कि वो जो ना हर जगह पहाड़ से थोड़े थोड़े जगह से पानी निकलती है, तो उसको लोग चश्मा बोलता है, चश्मे, चश्मा चश्मे कुछ ऐसे बोलता है। मैंने कहा चश्मे से पानी निकला, दिल्ली में बोलूँगा तो सब हंसेगा। और सोचिए, वो कहा कि सर एक ज़माने में बहुत जगह से पानी निकलता था, अब बहुत कम होता जा रहा है। अब सोचिए जब कम हो जाएगा तो वहाँ हैंड पंप और ये सब तो चलेगा नहीं, कहाँ से पानी पियेंगे? एक्चुअली पहाड़ पे रिसोर्सेज बहुत कम है और वहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो मामला बिगड़ नहीं जाएगा? पहले बताइए, आप में से कितने लोग ये पहाड़ वाले इलाके सब में से हैं? 1 2 3 4, बड़े लकी हो यार तुम लोग, है कि नहीं? है? दिल्ली में भी पहाड़ है, आनंद पर्वत, वो नहीं नहीं, मतलब प्योर उत्तराखंड सब। हाँ अच्छा, हिमाचल, हाँ हिमाचल ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चा तो समझ रहा है पहाड़गंज में पहाड़ होगा, ऐसा नहीं है, ढूंढ लेना पहाड़ नहीं मिलेगा। चलिए आइए, अरे हम समझिए, कोई बात नहीं, ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है, आ जाओ आ जाओ, हिमाचल में है। अच्छा, फिर वही शेड्यूल ट्राइब बेचारा, वो सब आदिवासी जनजाति सब अपना फूस का घर बनाया, बगल में 3 BHK बना रहे हो, रहेगा वही, फिर तुम नहीं रह पाओगे। आपको मालूम है ये जो आदिवासी जनजाति होते हैं, इनको कहा भी जाता है कि आप हमारे जैसे रहिए, कपड़ा पहनिए, ये पहनिए, घर बना देते हैं ना,
उनको वही लाइफ स्टाइल पसंद है, इसलिए उनको कहा गया है कि उनको उनके लाइफ को कभी छेड़ना नहीं है। इंडिया में मुझे लगता है शायद झारखंड में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे ये आदिवासी मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी। हाँ, ऐसे तो आदिवासी सब यहाँ पे भी है। हाँ, एक्टिविटी से तो हालत ऐसा ही है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा झारखंड में है। आप में से कितने बच्चे झारखंड के हैं, झारखंड के रहने वाले हैं? वहां पे आदिवासी सब है ना, झारखंड के रहने वाले। चलिए जी आगे, हेडिंग 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 जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, हम अपने मनपसंद ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं? जैसे मैंने आज पान का दुकान खोलने का, हाँ क्यों क्यों नहीं खोल सकते हैं? कल है जूता चप्पल का दुकान खोलने का, तीसरे दिन पिज्जा का दुकान खोलने का। आजकल नया ट्रेंड चला, पिज्जा का दुकान का सबका नाम इंग्लिश में रहेगा। देखो पिज्जा मेनिया, हाँ पिज्जा, पिज्जा क्या, पिज्जा ट्रल, पिज्जा ट्रक, क्या बात है। आइए तो हम खोल सकते हैं कोई भी ट्रेड, बताओ जल्दी से, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन, क्या हम ये कर सकते हैं? तो कहा सर कोई भी, आपने बोला सर आज हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे? कुछ होंगे नहीं, तो तुम तो डेली कुछ ना कुछ बनना चाहोगे। आइए, एक तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे एक बच्चा बोल रहा है पापा मैं ना आज ब्रिगेडियर बनना चाहूंगा, क्या ये अलाउड है? तो फिर जो आर्मी के लोग होंगे वही तो ब्रिगेडियर होंगे। अगला, कुछ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर का प्रैक्टिस करना है तो आप एमबीबीएस होने चाहिए। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आईसीएसआई के मेंबर होने चाहिए। तो ये सब तो लगाया जाएगा ना, ये नहीं लगाया जाएगा तो ऐसे तो हर आदमी कुछ भी करेगा। अच्छा एक चीज और, क्या स्टेट मोनोपोली कर सकता है? मोनोपोली का मतलब नहीं ये काम तो हम ही करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। जैसे रेलवे, रेलवे अभी तक तुम्हारा किस में चल रहा है? मोनोपोली में ही चल रहा है, मालूम है ना। एटॉमिक एनर्जी है क्या नहीं, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, प्राइवेट लोग अलाउड नहीं है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल 20 के बाद ब्रेक है। बोल तो दिया 20 के बाद ब्रेक, 20 के बाद ब्रेक भगवान, 20 ये बस इतना ही है, 1 2 3। तुम लोग ना आपस में बात किए हुए हो कि क्या करो, कुछ देर पहले से चला सर सर, है ना, जिससे ये आदमी पर प्रेशर बनेगा और ये आदमी ब्रेक देगा, है ना। 21 से बाद में कंटिन्यू करेंगे, 20 तो कर जाएंगे, है ना। चलिए आर्टिकल नंबर 20 3 फंडामेंटल राइट दे रहा है, तीनों का नाम बोलो। बोल दिया। चलिए सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से आपको बचाया जाएगा। आप बोलो सर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, पहले तो टिक लगाओ जैसे मैंने लगाया। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वो लॉ होते हैं जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, लिख लो कहीं पे, जिनका क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। द लॉ हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, 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 लिखा, लिख लिया, द लॉ हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है वो सुनो, सुनो इधर देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर देखिए 2023 चल रहा है, इसमें सीएस का कोचिंग चलाना क्या कोई ऑफेंस है क्या? नहीं है ना, आज तो ये अलाउड है, अलाउड है ना, नो ऑफेंस। लेकिन मान लो 2027 में जाके सीएस का कोचिंग चलाना, मान लीजिए ये ऑफेंस हो जाए और जिस लॉ से ऑफेंस हो उसका रेट्रो इफेक्ट दे दिया जाए, तो ऐसे में तो मालूम चला मैं भी लायबल हो जाऊंगा। लेकिन अजीब बात नहीं है कि आप एक तो लॉ बनाते हैं 2027 में, तो 2027 में जो लॉ बनाएंगे उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए कि आज के बाद कोई सीएस कोचिंग नहीं खोलेगा। लेकिन जो कोई पहले खोल चुका है आप उसको भी उठा के जेल में डाल रहे हैं, तो ये अजीब बात नहीं है? ये अजीब बात है कि नहीं बात है? देखो कोई भी इंसान उस समय के लॉ को देखते हुए काम करता है। तो 2023 में मैंने लॉ चेक किया और सीएस कोचिंग खोलना अलाउड है, तो मैंने कर लिया। मुझे थोड़ी पता, मैं भगवान थोड़ी हूं कि 2027 में जाके ऐसा होने वाला है। अब एक बात बताइए, आप लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके और आप मुझे लाइबल करना चाहेंगे और मुझे पनिश करना चाहेंगे, ये अजीब बात नहीं है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 20 आपको बचाएगा ऐसे लॉ से जो आपको उन चीजों के लिए पनिश करता है
जो आपने तब किया था जब वो ऑफेंस नहीं था। 2023 में मैंने कोचिंग खोला, क्या वो ऑफेंस था? लेकिन 2027 में तुम लॉ बना के 2023 वाले को ऑफेंस करके उसको पनिश करना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर द लॉज विच पनिश व्हाट हैव बीन लॉफुल व्हेन डन। मैंने 2023 में जब ये काम किया तो लॉफुल था, लेकिन उसके लिए भी तुम पनिश कर रहे हो मुझे, उसके लिए भी तुम मुझे क्या कर रहे हो? पनिश कर रहे हो। तो ये ठीक नहीं है, याद रखिएगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई काम ऑफेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड एट दैट टाइम, जब आदमी ने वो काम किया, तो फिर उसके लिए उसको आगे सजा हो नहीं सकती। कैसे सजा होगी? अजीब बात नहीं है। कोई भी इंसान प्रेजेंट लॉ को देखते हुए डिसीजन लेता है ना। चलिए, लेकिन एक बात याद रखना, सब्सटैंटिव लॉ से तो बचा दिया जाएगा आपको, प्रोसीजरल लॉ से नहीं बचाया जाएगा। प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या? सुनो, 2027 में जाके एक लॉ बनता है कि सीएस की कोचिंग वाले जो भी हैं उनको पिछले 5 साल से एक रिटर्न बना के फाइल करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट उनके यहां पढ़े थे। तो ये तो कर ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जो प्रोसीजरल मैटर है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, पर सब्सटैंटिव लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, प्रोसीजरल हो सकता है। क्यों? बहुत बार हमने कंपनी लॉ में भी देखा है कि कोई लॉ आता है और वो बोलता है कि नहीं, ये लॉ लग तो रहा है इस साल से, लेकिन रिपोर्ट आपको पिछले 2 साल से बना के देना पड़े। तो रिपोर्ट बनवाइए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप कहेंगे जेल भेज दूंगा, तो सो होने वाला नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? आप बताइए। तो सब्सटैंटिव लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रोसीजरल लॉ का हो सकता है। प्रोसीजर में तो प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट बनाना होता है, बना के दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। चलिए आगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डे। अब ये क्या है भाई? तो डबल जियोपार्डे का कहना है कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको एक से ज्यादा बार क्या मिल गया? पनिशमेंट। गलती एक बार तो सजा भी एक ही बार होना चाहिए ना। एक गलती की सजा बार बार तो नहीं होनी चाहिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? पहले बताइए आप। होनी चाहिए क्या? बताओ। एक गलती की सजा बार बार तो नहीं होनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो यही यहां लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। नेगेटिव किया हुआ यहीं से, कोई भी पर्सन, वर्ड देखो, ये एक ही ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट एंड पनिश बार बार किया नहीं जा सकता। एक गलती की सजा एक से ज्यादा बार नहीं हो सकती, है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, प्रोसिक्यूशन हुआ था, इससे पहले कि जेल होता भाग गया, तो क्या फिर से प्रोसिक्यूशन होगा? वो होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, दोनों तुम काट लोगे ना तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन हुआ था, पनिशमेंट नहीं हुआ था, तो भाई फिर से पकड़ा जाएगा, पनिश तो किया जाएगा ना। तो हाँ, लेकिन दोनों चीज हो चुका है, तो प्रोसिक्यूशन भी हो चुका, बेचारा पनिशमेंट भी काट चुका। जैसे एक गलती किया, 7 साल की सजा हुई, तो 7 साल की सजा होना प्रोसिक्यूशन हो गया, और 7 साल जेल में भी रह लिया, तो पनिशमेंट भी हो गया। तो क्या अब फिर से जैसे वो बाहर निकला, कहा एक बार और वंस मोर चलेगा? एक गलती की सजा एक ही बार होगी ना, एक बार से ज्यादा नहीं हो सकती। याद रहेगा? ठीक है, हिंदी में लिखना तो कहीं लिख लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे लगता है ये जो है ना डबल जियोपार्डे वाला बात, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। याद है? भूल गया तुम लोग? ये सब भूल गया, सब कुछ याद नहीं अब कुछ है। नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, गाय हमारी माता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है? याद है तुम लोगों? क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस? है सर, कुछ है, सुना था है? और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, मुझे लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ज्यादा इससे दिख रहा है। हाँ, आ जाओ भाई। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, याद रखिएगा, किसी को आप उसी के खिलाफ सबूत नहीं बना सकते। ये क्या लाइन है? पढ़िए पहले। किसी को भी आप उसको उसी के खिलाफ सबूत नहीं बना सकते। जैसे उसी को पीट रहे, बोल तूने चोरी की है, ये नहीं है। आपको मालूम होगा, अगर वो अपने मर्जी से मान ले तो बात अलग है, मतलब आप उसके साथ क्या नहीं कर सकते? कंपेल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कंपेल। कंपेल का मतलब
जोर जबरदस्ती करना, है ना। बहुत सारे लोगों ने ना बंद भी कर दिया बुक, और जब मैं कंपेल पे टिक लगा रहा हूं तो वापस पेज ढूंढ रही है। अभी तो आगे भी पढ़ाऊंगा, ब्रेक के बाद आगे नहीं पढ़ाऊंगा। आइए, हाँ जी जरा सुनो पहले। अब बोलोगे, एक फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अक्षय कुमार की एक फिल्म है जिसमें वो बोलता है, पहले बोलता है आई प्लीड गिल्टी, और बाद में बदल जाता है, बोलता है आई प्लीड नॉट गिल्टी। रुस्तम। कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है रुस्तम? उल्टा, कितने लोगों ने नहीं देखी है? ऑल्ट बालाजी देख रहे हो ना लगातार, हैं? अच्छी फिल्म तो देखते नहीं हो तुम लोग, हैं? ये अच्छी फिल्म है, रुस्तम नहीं देखा तुमने? रुस्तम में लॉ बहुत कुछ सीखेंगे आप, एक्चुअली उसमें बहुत अच्छा सब दिखाया गया। ये सब कुछ फिल्में हैं, जॉली एलएलबी, रुस्तम, दृश्यम, ये सब फिल्म देखने से थोड़ा सीख मिलता है। एक्चुअली सुनिए, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ बोले। अगर वो चुप रह गया तो चुप रह गया, सामने वाला सबूत पेश करेगा कि इस आदमी ने गलत काम किया था, तो आप चुप भी रह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ देख लो, लास्ट में लाइन पढ़ो, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 14 से 32 कितने आर्टिकल हुए? 18। 18 में हमारा कितना हो गया? 21 से 32 अभी जाना है, तो 21 से 32 जाना है, तो 12 बचा हुआ है, और 14, 6 ही हुआ अभी तक, 7 ही हुआ। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद हो जाएगा ना? अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। तो ब्रेक का टाइम हो गया, 1:20 हुआ है, 1:40 में हम मिल जाएंगे। जाओ जी लो जिंदगी। 145 में वापस पढ़ाना शुरू कर दूंगा। 145 में वापस आइए। योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ।